बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। और जनाब, मुल्क भर में मौसम है औसम, और कराची में भी हम देख रहे हैं कि हल्की फुल्की कहीं पर हमने बूंदाबांदी देखी, कहीं पर 10 मिनट की रिमझिम भी, मगर वो ऐसी रिमझिम नहीं थी कि हम कहें सड़कों पर पानी। मौसम बहुत खुशगवार है। और ऐसे में साइम, ऐसे में बिफोर स्टार्टिंग द शो आपको सालगिरह बहुत मुबारक हो। ओह, थैंक यू सो मच। तो आपको इस बात की मुबारक हो कि आपकी सालगिरह जो है वो नॉर्मल डेज में आना शुरू हो गई है, वरना तो मौसम भी आज मुबारक में आ रही तो हम सेलिब्रेट नहीं कर पाते थे। तो मौसम भी अच्छा है, आज सदफ की सालगिरह भी है, इनको विश भी करना है आप लोगों ने। ये जनाब मौसम देख लें आप, ये मौसम, इसको हसीन कहें, इसको दिलकश कहें, इसको कैसा मौसम कहें समझ से बाहर है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा, प्यारा, मीठा मीठा, प्लेजेंट है, ठंडा ठंडा मौसम है। हल्की फुल्की फवार हो रही है, बट सैडली ये हल्की सी जो फवार हुई, अभी मैं जब ऑफिस आ रहा था तो मैंने बहुत सड़कों पर पानी खड़ा देखा। अफसोस इस बात का भी होता है कि थोड़ी सी बारिश के अंदर भी पानी खड़ा हो जाता है। ये बहुत मिनिमल बारिश थी, बाय द वे, कोई हैवी रेनफॉल नहीं थी, लेकिन पानी खड़ा हुआ था। अच्छा, प्रेडिक्शन हैवी रेनफॉल की थी, तूफान की थी और आंधी की थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। चलें, कराची वालों के लिए ये बड़ा, कहते हैं ना, इसे हम अब्र रहमत कहते हैं, वरना तो हमारे लिए वो जहमत बन जाती है। बहरहाल हम आपको इस हवाले से मजीद भी अपडेट्स देंगे कि मुल्क भर में ओवरऑल मौसम की क्या सूरत हाल है। लेकिन आज एक और मौसम जो है वो चेंज होने लगा है पाकिस्तान में, और आपको पता है कि जब ये मौसम आता है तो सबके चेहरे खिल उठते हैं, सब यूनाइटेड हो जाते हैं। और वैसे भी हम पूरी यूनाइटेड मुत्तहिद कौम है, बट स्टिल क्रिकेट ऐसी चीज़ है जो हमें बड़ा पैशनेट कर रखती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने जो आईसीसी के जो इंटरनेशनल इवेंट्स खेले हैं वो एक अलग चीज़ है, मगर हमारा अपना असल ब्रांड जिसे हम पाकिस्तान सुपर लीग कहते हैं, उसके सीज़न का 11th सीज़न का आज से आगाज़ होने जा रहा है। और इस बार साइन 4 नहीं, 6 नहीं, पूरी 8 टीमें हैं जो इस बार आमने सामने होंगी। और यानी कि मैच का जो कहते हैं ना, जो एक मैदान सजेगा, जो स्प्रिट है, वो आप मेरे ख्याल में 22 मैचेस लाहौर में होंगे और 22 ही कराची में। भाई, वी कैन फील द थ्रिल, वी कैन फील द वाइब। क्रिकेट के दीवानों का इंतजार होने वाला है खत्म। आज से होगी छक्के और चौकों की बरसात, क्योंकि सुपर लीग, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 शुरू होने जा रहा है। पहला टाकरा होगा कज़ाकी स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स और नई टीम हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान खेला आज होने जा रही है। आज बिल्कुल आज शाम को होने जा रहा है लाहौर कलंदर्स वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन। अच्छा, मज़ा बड़ा आएगा। हैदराबाद किंग्समैन का पहला मैच होगा, पहली न्यू टीम है, आपको पता है। एक तरफ शाहीन आफरीदी है कैप्टन, दूसरी तरफ होंगे साइम अयूब, गैर मुल्की खिलाड़ी होंगे। लाहौर पहुंच गए गैर मुल्की खिलाड़ी, और ब्रांड पाकिस्तान लीग का आगाज़ 5 टीमों से हुआ था, और आज जो है जनाब देखिए 8 टीमों तक बात पहुंच गई है, माशाल्लाह। और तमाम टीमों और कप्तान, खिलाड़ियों और पीसीबी का आज़म है कि सुपर लीग को मज़ीद आगे ले जाना है, जो कि हम देख भी रहे हैं। इस साल तक ऑस्ट्रेलिया के तकरीबन 15 खिलाड़ी एक्शन में नजर आएंगे, जिनमें से 3 डेविड वार्नर हैं, लुबुशेन हैं, एस्टन टर्नर हैं, अपनी टीमों की क़यादत भी कर रहे हैं। तो चलें जी, 10-10 मैचेस ग्रुप मरहले में खेले जाएंगे तमाम टीमें, और कराची और लाहौर कलंदर्स पहले मरहले में 2 बार टकराएंगी। तो ये कुछ ऐसा ज़रा टाकरा सा होता है। लेकिन हम आपको बता दें जी, फैसला जो 3 मई को होने जा रहा है, यानी 3 मई तक आपने ये मज़ेदार किस्म के मैचेस देखने पूरा अप्रैल। अच्छा जी, कराची किंग्स के कैप्टन है डेविड वार्नर। उन्होंने रन्स के अंबार लगाने और किंग्स को जितवाने के लिए पुरअज़्म है वो, और टीम कॉम्बिनेशन को भी उन्होंने ज़बरदस्त करार दिया है। साथ ही हम देख रहे हैं कि पेशावर के कप्तान है बाबर आजम। वो कहते हैं तमाशाइयों के ना होने का अफसोस है। ज़ाहिर है वो जो एक ओवरऑल एनर्जी बहरान है ग्लोबली, इसे मैं कहूँगी, इसकी वजह से ये सब हो रहा है। मुल्तान के जी ऑस्ट्रेलवी कप्तान है एस्टन टर्नर, उन्होंने पीएसएल को बेहतरीन क्रिकेट लीग करार दिया। अच्छा जी, रावलपिंडीज के मोहम्मद रिजवान ये कहते हैं कि पीएसएल ने ज़मीन से आसमान का सफ़र तय किया है, और दिफाई चैंपियन कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी ने उम्मीद जाहिर की है कि पीएसएल अगले 10 साल में मज़ीद कामयाबियों के झंडे गाड़ेगा। तो आपको ज़रा इन कप्तानों के शॉट सुनाते हैं। 39 years of age, I'm extremely fit, probably fitter than most 39-year-olds still playing this game. Hopefully I can score some runs and put our team in a good position. पीसीबी की एफर्ट ही है, क्रेडिट जरूर नजम सेठी साहब को जाता है, जिस तरह लोगों को लेके आए थे। मैनेजमेंट है पीएसएल, हमारी टीम ही देख ले 245 पे गई है, ये मेरे ख्याल से बड़ी अचीवमेंट है। हमारे लिए भी थोड़ा सा एक डिफरेंट चीज़ है कि क्राउड नहीं आ रहा, और उस चीज़ को हम भी मिस करेंगे, लोग भी मिस कर रहे हैं। 10 साल बड़े सक्सेसफुल रहे, अगले जो 10 साल है उम्मीद करते हैं प्लेयर्स भी और क्रिकेट बोर्ड है उसको अच्छे से निभाएंगे। अच्छी क्रिकेट और अच्छे प्लेयर हमें पाकिस्तान के लिए मिलेंगे। Trying to empower the players, trust their skills and showcase how good they are. Particularly Australians get the opportunity to come to Pakistan. So fortunate we get looked after so well. PSL is becoming one of the best competitions for franchise cricketers in the world. अच्छा जी, इसके साथ ही अब आपको ये भी बता दें कि पीएसएल मुआहदा तोड़ने वाले खिलाड़ियों के खिलाफ अब एक्शन की तैयारियां भरपूर हो रही हैं, और सीईओ
سلمان نصیر کہتے ہیں کہ ٹھوس وجہ بتائے بغیر دستبردار ہونے والے کھلاڑیوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی، جبکہ آسٹریلیا کے کھلاڑیوں کی زیادہ تعداد سے پاکستان کرکٹ کی کوالٹی بھی بہتر ہوگی۔ تو سن لیتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کارروائی جاری ہے، میں اس پہ زیادہ نہیں کمنٹ کرنا چاہوں گا، لیکن جو انجسٹیفائبل ریزنز کی وجہ سے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ جیسے ہمیں حالات انشاءاللہ بہتر ہوتے ہیں، ہماری تو پوری کوشش ہوگی جلد از جلد اسٹیڈیمز کو فین کے لیے۔ ہمارا ان کے ساتھ ہمیشہ سے بڑا ایک اچھا تعلق بھی رہا ہے آسٹریلیا کرکٹ بورڈ سے، بالکل ویلکم ہے، انہوں نے بڑی اچھی تعداد میں ہمیں جوائن کیا اور کوالٹی آف کرکٹ امپروو کرنے کی بات ہے اینڈ آف دا ڈے۔ اب پاکستان سپر لیگ کے لیے کراچی کنگز نے بھی تیاریوں کا ٹاپ گیئر لگا دیا ہے۔ پہلا امتحان جمعے کو کوئٹہ گلیڈیٹرز کے خلاف ہوگا، جس کے لیے لاہور میں راولپنڈیز کے خلاف پریکٹس میچ کھیلا گیا اور کھلاڑیوں نے وارم اپ بھی کیا۔ ایونٹ کی سب سے مقبول ٹیم کراچی کنگز کے پلیئرز نے پریکٹس میچ میں بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ میں خوب جان لگائی، حریفوں کو ڈھیر کرنے کی حکمت عملی بھی بنائی۔ سیزن 11 میں بھی کنگز کی قیادت آسٹریلیا کے ڈیوڈ وارنر کریں گے۔ ان کے علاوہ ایڈم زمپا، انگلش آل راؤنڈر معین علی، جنوبی افریقہ کے ریزا ہیڈرکس اور UAE کے محمد وسیم بھی ایکشن میں نظر آئیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ کراچی کنگز کے فاسٹ بولر میر حمزہ نے ٹیم کی تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ کیا کہتے ہیں آپ کو سنواتے ہیں۔ کے لیے یہ بڑی اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں میچ سے پہلے ایک پریکٹس میچ مل رہا ہے۔ نیٹ سے زیادہ ہم نے پرائرٹی جو ہے وہ میچ رکھا تھا۔ وارنر کافی سپورٹنگ اور ایک لیڈر ٹائپ کا کیپٹن ہے، تو فرینچائز کو فائدہ ہوگا۔ چلیں جی، تو ذرا بات کر لیتے ہیں، کیونکہ پاکستان کا اپنا برانڈ ہے اور ایک نئی جرنی اب شروع ہونے والی، کیونکہ 8 ٹیمیں مد مقابل ہیں۔ تو بات کر لیتے ہیں نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ ہیں، ساتھ ہی ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے معروف وکٹ کیپر بیٹسمین کامران اکمل نے۔ تھینک یو سو مچ بوتھ آف یو۔ شاہد صاحب ذرا آپ سے آغاز کرتی ہوں، تھوڑی ہم آپ سے ذرا انفارمیشن بھی نکلواتے ہیں، کیونکہ اب تو 8 ٹیمیں ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج پہلا ٹاکرا ہوگا لاہور اور حیدرآباد۔ تو ذرا بڑی ہائپ بھی بنی ہوئی ہے ان دونوں ٹیموں کی، بیکاز جس طرح بڈنگ ہوئی تھی اور جتنی بڑی بولی لگی تھی اس کے بعد سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن آن پیپر ٹیم کیسی نظر آ رہی ہے حیدرآباد کی، اور آپ کو لگتا ہے کہ ٹف ٹائم دے سکے گی لاہور کو، لاہور قلندرز کو؟ دیکھیں دونوں ٹیمیں اچھی ہیں اپنے طور پر، سب ٹیمیں تیاری کرتی ہیں اپنے طور پر، آپشن کے ذریعے، ڈائریکٹ سائننگ کے ذریعے اسٹرانگ اسکواڈ بناتے ہیں۔ حیدرآباد کنگز نے بھی بنایا ہے، ان کے پاس اچھے خاصے پلیئرز ایسے بھی ہیں جو پاکستان چھوڑ کر امریکہ چلے گئے تھے، وہاں پر اپنی شہریت اختیار کی ہے، کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ ان میں ایک حسان خان انڈر 19 کی کپتان ہے، بہت ہی اچھے پلیئر ہیں۔ سائم ان کے پاس موجود ہیں، مارنس لبوشین ان کے پاس موجود ہیں، اور بھی بڑے اچھے ان کے پاس کھلاڑی ہیں۔ سامنے لاہور قلندر کی ٹیم ہے، ڈیفینڈنگ چیمپئنز ہیں، 3 دفعہ PSL جیت چکے ہیں۔ ابتدائی 3-4 سال ان کے اتنے اچھے نہیں گزرتے، 4 سالوں میں وہ ہمیشہ آخری نمبر پر آتے تھے اور ان کا بڑا مذاق اڑایا جاتا تھا، لیکن انہوں نے ایسا پلٹا کھایا کہ پچھلے 4 سال میں انہوں نے زبردست پرفارمنس دی، 3 ٹائٹل جیتے۔ شاہین شاہ آفریدی ان کی کپتانی کر رہے ہیں۔ ان کے پاس فاسٹ بولنگ اسکواڈ بہت اچھا ہے، بنگلہ دیش کے مستفیض الرحمان ہیں، ان کے پاس حارث رؤوف بہت اچھے بالر ہیں، ان کے پاس اسپن اٹیک بہت اچھا ہے، اسامہ میر اور سری لنکا کے دینت ویلل آگے وہ بڑے اچھے بالر ہیں۔ تو دونوں ٹیموں کے پاس تگڑے پلیئر ہیں۔ تھوڑا سا آن پیپر لاہور قلندرز مضبوط ٹیم ہے، فخر زمان ان کے پاس ہیں، اوپر ٹاپ آرڈر میں نعیم ان کے پاس بہت اچھے پلیئر ہیں، اور 2-3 بڑے ایکسائٹنگ پلیئر ہیں ینگسٹر جن کو میں دیکھنے کے لیے بڑا بےتاب ہوں۔ ایک محمد فاروق ہیں جن کا تعلق فاٹا سے ہے، ان کے لیے بڑے اچھے میں نے تبصرے سنے۔ تو اچھی دونوں ٹیمیں، کڑاکے کا مقابلہ ہوگا، میرے حساب سے لاہور زیادہ فیوریٹ ہے۔ یہی بات کامران بھائی آپ سے پوچھنا چاہوں گا، دفاعی چیمپئن یا پھر نئی ٹیم، آپ کو کیا لگتا ہے لاہور یا پھر حیدرآباد، کون سی ٹیم سٹرونگ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ پہلے تو ہماری طرف سے گڈ لک ساری ٹیموں کو، ایک بگیسٹ فیسٹیول پاکستان کا شروع ہونے لگا آج سے، بڑی ایکسائٹمنٹ تھی، لیکن کراؤڈ کو ہم لوگ بہت زیادہ مس کریں گے۔ لیکن یہ ہے کہ کرکٹ کوالٹی والی اچھی ہوگی، نئی ٹیم ہے، پہلا سال ہے ان کا، اور پلیئرس بہت سے آئے ہیں جو پاکستان چھوڑ کے چلے گئے تھے، ان فرنچائز کی وجہ سے وہ واپس آئے ہیں۔ آئی ڈونٹ نو وہ اوورسیز کے طور پہ کھیلیں گے یا لوکل پلیئر کے طور سے کھیلیں گے، یہ تو شاید بھائی بہتر بتائیں گے۔ اگر وہ لوکل کھیلیں گے تو پاکستان کے سسٹم میں تو وہ 4-5 سال سے بالکل ہی نہیں تھے، آؤٹ آف دا وے جا کے اگر پاکستان کی ٹاپ لیگ میں آئیں گے تو وہ ہمارے سسٹم کے لیے بہتر نہیں ہے۔ لاہور کے لیے چانس ہے بالکل، آن پیپر دیکھا جائے 10 سال انہوں نے اس فرنچائز کو سنبھالا، کرکٹ بڑی زبردست کھیلی، 3 مرتبہ کے چیمپئن ہے، شاہین کی کیپٹنسی میں
बड़ा ज़बरदस्त लीड कर रहा है, वो खुद भी परफॉर्मेंस भी लाहौर की अच्छी है। नए लड़कों को थोड़ा टाइम मिलेगा और थोड़ा 1-2 मैचेस हो जाएंगे इस टीम के तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा, बल्कि सब टीमों के लिए बहुत से लड़के नए आए हैं, तो ये चीज़ें फ्रेंचाइज जो अगर टाइम मिल जाता तो ये पहले मैच से ही पता चल जाना था कि कौन सी टीम स्ट्रांग थी। 3 दिन का टाइम मिला, उसमें प्रॉब्लम हमें नज़र आती है, रमज़ान थे, फिर ईद थी, जिसकी वजह से इतना टाइम नहीं मिला। हमारे हमसाए मुल्क की लीग आप देखें 15 दिन से कैंप लगे हुए हैं, उनके लाइव मैचेस भी प्रैक्टिस मैचेस दिखाई जा रहे हैं। इतना टाइम हमारी फ्रेंचाइजी को भी मिल जाता तो बहुत ही अच्छा होना था, लोगों के साथ इंटरेक्शन होता और अपने किट का सारा, और ये सारी चीज़ें थी। हालात हमारे ऐसे थे जो कर नहीं सके, लेकिन ऑन पेपर देखा जाए लाहौर की टीम ज़्यादा बेहतर लग रही है। यानी कि आप भी कह रहे हैं कि लाहौर की टीम जो है ऑन पेपर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है। ज़रा सा हम ये पूछना चाहते हैं कामरान आपसे कि हमने इस बार देखा है कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बहुत ज़्यादा इस बार PSL में खेल रहे हैं, तो सब ये कह रहे हैं जी इससे PSL की क्वालिटी बहुत बेहतर होगी। क्या वजह है कि आप समझते हैं कि क्वालिटी बेहतर होगी? मुझे दूसरा ही बताएगा। और फिर हम ये देख रहे हैं कि लबुशेन कैप्टन बनाए गए हैं, डेविड वार्नर कैप्टन बनाए गए हैं, एस्टन टर्नर अपनी अपनी टीमों के कैप्टन बनाए गए हैं, तो ये डिसीजन कैसा है गैर मुल्की खिलाड़ियों को कैप्टन बनाने का? देखिए, इनका डिसीजन भी और हमारे जो लोकल भी बने हैं उनका भी डिसीजन मुझे कोई समझ नहीं आती, या ये फ्रेंचाइज क्रिकेट को इतना आपने अलाउ किया हुआ कि वो अपनी मर्जी से क्रिकेट चलाएं। ठीक है, पैसा उनका चलाएं ज़रूर, लेकिन साथ नेशनलिज्म भी देखें कि हमें इस वक्त प्रॉब्लम क्या है, हमारी क्रिकेट में प्रॉब्लम क्या है, हमें यहाँ पे ज़रूरत क्या, हमें प्रॉब्लम आ रही है इंटरनेशनली ग्लोबली। हमारे पास कोई कप्तान तैयार नहीं है, क्योंकि कप्तान बनाने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। वह लास्ट जो कप्तान हमारा बना है, सरफराज बना, एक प्रोसेस के साथ उसको तैयार किया, फिर वो नेशनल टीम में उसको कैप्टनसी की, वो लंबा चला और बड़ी अच्छी क्रिकेट लेके वो चला। लेकिन उसके बाद आपने अब आंखें खुली है तो कप्तान अनाउंस कर दिया। T20 क्रिकेट के लिए आपको वो कप्तान बनाना पड़ जाता है जो टेस्ट मैच का कप्तान है। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने देखनी थी, और हमारे प्लेयर्स जो अपकमिंग है, यंगस्टर है, यही प्लेटफॉर्म होता है कॉन्फिडेंस देने का। इतनी बड़ी लीग है और इतने इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आ रहे हैं, अच्छी चीज़ है कि हमारी क्रिकेट बेहतर होगी, क्वालिटी वाली होगी। जो इनका माइंड सेट है वो हमारे यंगस्टर्स को बिल्कुल सीखना चाहिए। हमारे जो सीनियर प्लेयर है, जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, उनको उनके साथ देखना चाहिए। लेकिन मेरी नज़र में यह है कि हमें इस वक्त ज़रूरत है साइम को बनाते या साहिबजादा फरहान को बनाते दूसरी फ्रेंचाइज में, जैसे बाबर है, रिजवान है। क्या उन्होंने T20 क्रिकेट में कभी कप्तान बनना, मुझे बताएं। उनकी फ्रेंचाइज में भी वो ऐसा कोई कप्तान होना चाहिए था जो यंगस्टर है, जो टीम में खेल रहा है, उनको बना देते तो ज़्यादा अच्छा होना था। एक तो हमारे पास जो कप्तानों की प्रॉब्लम इतनी आ रही है, वो हमारा ज़रा सिस्टम बेहतर हो जाता, हमारा कप्तान स्ट्रॉन्ग हो जाता। कराची टीम में आप देखें T20 कप्तान है, सलमान अली आगा नहीं है, वार्नर है, वो ऑस्ट्रेलियन इन चीज़ों के पीछे नहीं भागते कि मैं कप्तान बनूं या मेरी वैल्यू होनी चाहिए। वो टीम समझ के खेल रहे होते हैं, टीम के लिए एफर्ट कर रहे होते हैं, तो उनको इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं। किसी को भी बना देते, चाहे वो इमर्जिंग प्लेयर को भी बना देते, उन्होंने उतनी एफर्ट करनी थी जितनी वो अपनी कैप्टनसी में कर रहे हैं। तो हमें अपनी क्रिकेट को देखना चाहिए, अपनी क्रिकेट को देखना चाहिए। यही बात में शायद मैं आपका मौक़िफ़ भी जानना चाहूँगा। कराची किंग्स डेविड वार्नर की क़यादत में, कैप्टनसी में कितनी मजबूत टीम देख रहे हैं। एंड ऑल्सो कामी भाई वाली बात, आपका मौक़िफ़ भी जानना चाहूँगा कि आपको लगता है गैर मुल्की कैप्टन होने से हमारे प्लेयर्स को फ़ायदा होगा? ज़ाहिर है उनको कोई एक मॉडल मिल जाएगा फॉलो करने के लिए, या फिर ये एक डिस्करेजिंग एलिमेंट है हमारे प्लेयर्स के लिए? सीखने का मौका ज़रूर मिलता है, लेकिन अब ये हो गया, इन्होंने फैसले कर लिए तो चलो ठीक है। लेकिन साथ ही साथ जैसे डेविड वार्नर कप्तान है, ऑस्ट्रेलियन है, एस्टन टर्नर कप्तान है, वो भी ऑस्ट्रेलियन है, और अभी बिग बैश वो पर्थ स्कॉचर के लिए जीता है, कप्तान था वो पर्थ स्कॉचर का। तो उनके साथ एक पाकिस्तानी प्लेयर को लगाएं कि ये हमारा नायब कप्तान है, और ऑफिशियली अनाउंस करें। जैसे अगर साइम अयूब को साथ में लगा देते मार्नस लबुशैन के साथ कि नहीं ये हमारा नायब कैप्टन है, ये सीखेगा। तो हमें पाकिस्तान के लिए, जैसे कामी ने कहा कि हमें पाकिस्तान के लिए कप्तान डेवलप करने हैं। हमें कप्तानों का प्रॉब्लम था, हमने सलमान अली आगा को कप्तान बनाया जो जिसने रिजल्ट्स तो अच्छे दिए, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में आके हमें रिजल्ट्स भी इतने अच्छे नहीं मिले, उसकी खुद की भी परफॉर्मेंस इफेक्ट हुई। तो हमें अपने कप्तान डेवलप करने के लिए नायब कप्तानों को कम अज़ कम रूम कर लें।
डेविड वार्नर से सीखने का बड़ा मौका मिलेगा प्लेयरों को, लेकिन मार्नस लेबुशैन तो कभी उसने कप्तानी नहीं की। टोटल पिछले 2-2.5 साल में टोटल 4 T20 मैच खेला है, और अगर इंटरनेशनल की बात करें तो टोटल 1 इंटरनेशनल T20 वो खेला है। उसका T20 का इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो ये चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान की जितनी भी फ्रेंचाइज हैं उनको भी देखना चाहिए कि हमें अपनी क्रिकेट को ग्रूम करना है। आप इंडियन प्रीमियर लीग की बात करें, जब पहले 15 दिन जो उनकी लीग के होंगे उसमें 10 के 10 कप्तान इंडियन है, और 8 के 9 के करीब ऐसे कप्तान हैं जो किसी भी वक्त इंडिया की टीम के कप्तान भी बन सकते हैं, यानी वो प्रॉपरली अपने कप्तानों को ग्रूम कर। बिल्कुल। और ज़रा ये भी बता दें शाहिद साहब, 175 करोड़, रावलपिंडी 185 करोड़, और हैदराबाद की भी हम अगर बात करें मुल्तान सुल्तान 245 करोड़ में फ़रोख्त हुई। तो ये तो साबित हो रहा है कि PSL की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन ऐसे कौन से हमें इक़दाम करने होंगे कि इसका मयार आगे और बढ़े? ऐसे कौन से इक़दाम की ज़रूरत है? देखिए, वैल्यू तो बड़ी है, ब्रांड वैल्यू बड़ी है, टीवी राइट्स हमेशा बढ़ते हैं उसके, जिसका मतलब है कि लोगों को दुनिया भर में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में लोग PSL के मैचेस देखना चाहते हैं, तो उसकी वैल्यू वहाँ से बढ़ी। अब हमें अपनी क्रिकेट को बढ़ाना है, और हमें अपने क्रिकेट के स्टैंडर्ड को, इसलिए कि हम पिछले 2 वर्ल्ड कप में हमारे रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आए। 2024 में तो फर्स्ट राउंड में बाहर हो गए, 2026 में हम सुपर 8 तक तो पहुँचे, और अगले वर्ल्ड कप के लिए हमने डायरेक्ट क्वालिफिकेशन भी हासिल कर ली। लेकिन हमें अपनी क्रिकेट को बेहतर करने के लिए इस PSL के ज़रिए हमें बेहतर करनी है। मैंने पहले भी ये कहा था कि अगर आप ये देख लें कि उस टीम ने, जिस टीम ने 20 ओवर में ज़्यादा छक्के मारे, उसको आप 1 पॉइंट दे दें, ताकि छक्के मारने की हमारे प्लेयरों की एबिलिटी बढ़े, स्ट्राइक रोटेट करने की एबिलिटी बढ़े, चेस करने की एबिलिटी बढ़े, और ये हमने PSL से करना। ये आप सही, ठीक है। कामिल भाई, आप से जानना चाहूँगा, सलमान नसीर जो CEO PSL हैं वो ये कहते हैं कि जिन प्लेयर्स ने मुआहदा तोड़कर जो IPL में गए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या आपको लगता है किस किस्म का एक्शन होगा? ज़रा इस हवाले पे भी अपनी रोशनी डालिएगा। देखिए, कोई एक्शन नहीं होगा। और लास्ट ईयर भी बॉबन बोश चला गया था, क्या एक्शन हुआ? 2 साल का बैन लगा दिया उसने, सॉरी कर ली, भेज दिया सॉरी का। आप देखें कि अब यहाँ पे भी कुछ नहीं होना, जो प्लेयर्स चले गए हैं कुछ भी नहीं होना, वो IPL में कंटिन्यू रहेंगे। यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि जो पाकिस्तान सुपर लीग में आ जाए, जो साइन कर ले, या उसके बाद चाहे IPL बुलाए, चाहे कोई भी एज ए प्लेयर्स, आपको अपनी कमिटमेंट भी पूरी करनी चाहिए। एथिक्स यही कहते हैं, लेकिन ये हर चीज़ पैसा नहीं होता। प्लेयरों को भी सोचना चाहिए, और उनके बोर्ड्स को भी सोचना चाहिए। ये बोर्ड्स के साथ बात करनी पड़ेगी हमारी फ्रेंचाइज की मैनेजमेंट को, PSL को, कि उनके बोर्ड जो आ जाए साइन कर ले, तो वो फिर कहीं मूव ना कर सके, क्योंकि अब IPL PSL एक ही टाइम पे शुरू हो सकती है, तो इसलिए यही विंडो बची है। तो ये अब IPL को भी देखना पड़ेगा, उनके प्लेयर्स भी यहाँ नहीं आने चाहिए जब उधर चले गए हैं, साइन कर लिया। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद आप देखें कि जो हमारी PSL है, ब्रांड वैल्यू बन रही है। अभी आप देख लें कि इस ऑर्गेनाइज जैसे कर रहे हैं हम लोगों ने, जैसे टीमें आई हैं 3, इतनी हैवी अमाउंट पे करके वो आए हैं, वैल्यू बनी है। अभी आप देखें कि अभी इसको और बेहतर करें तो और इसकी कितनी वैल्यू बनेगी, और कितना ये बड़ा ब्रांड बनेगा। आप देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कल कैसे हुई है, उसके बाद आप अपने डोमेस्टिक प्लेयरों को, आपने सिस्टम कैसे चलाना है, फ्रेंचाइज क्रिकेट को और कैसे बेहतर करना है, क्राउड को कैसे एंटरटेन करना है, इन फ्रेंचाइज को क्राउड में कैसे भेजना, मॉल्स इतने बड़े बड़े बने हैं पाकिस्तान में, वहाँ पे भेजना, ये ब्रांड वैल्यू बनानी पड़ेगी। वो 3 दिन आप कैंप लगा के ब्रांड वैल्यू बढ़ा नहीं सकते, वहीं पे रोक देंगे या नीचे चली जाएगी फैंस, क्योंकि क्रिकेट से बहुत दूर हो गए हुए हैं, क्योंकि हमारी इंटरनेशनली परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। जैसे शाहिद भाई ने कहा 2 वर्ल्ड कप इन्होंने बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से 2 कहा, मेरी नज़र में तो 8-9 इवेंट हो गए हैं पिछले 6-7 सालों में। हमारी परफॉर्मेंस किस चीज़ की है, मुझे एक बात बताएं। आपकी स्ट्रीट क्रिकेट खत्म हो गई है, फैन दूर होते जा रहे हैं। तो ये चीज़ें वापस लाने के लिए इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाना चाहिए। कोई जाग जाए, 10 साल हो गए हैं, 11वां सीज़न है, इसको और ब्रांड बनाएं, बेहतर बनाएं। दुनिया की लीग कहाँ से कहाँ चली गई है, हम लोग इसी में खुश है कि 2:45 की हमने टीम भेज दी, 1:75 की भेज दी, 1:85 की भेज दी, बस यहाँ तक काम था। इसको और बढ़ाना, इसको और इसकी वैल्यू बनानी है, इसका एक प्रोसेस बेहतर करना है कि इस फ्रेंचाइज क्रिकेट में आके PSL में कैसे प्लेयर्स डोमेस्टिक के आने हैं, परफॉर्मर्स आने हैं। यहाँ पे परफॉर्मर्स
कौन से हैं अपने अपने लाइकिंग क्वालिटी ऑफ क्रिकेट आप कह रहे हैं कि वाले improve वैसे करना प्लेयरों बड़ा को important है आप खिलाएंगे तो वो उससे चीजें बेहतर नहीं होंगी। राइट बिल्कुल, यू आर सो राइट। थैंक यू सो मच कामरान अकमल, थैंक यू सो मच शाहिद हाशमी हमारे साथ थे और बिल्कुल सही मशवरा दिया। भाई ये टाइम है, ये सीज़न है, ये मौका, ये लीग है, अपनी खामियों पर काबू पाएं जी, मॉडर्न क्रिकेट की अप्रोच की तरफ जाएं, चौके छक्के लगाएं और उसके बाद पावर प्ले का यूटिलाइज अच्छा करें, तो आप जो है अच्छे प्लेयर्स बन सकेंगे, अच्छी टीम बन सकेंगे। जाएंगे थोड़ी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे देयर विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और ज़रा बात कर लेते हैं आलमी मंजरनामे की, और ज़ाहिर है इस वक्त सारा फोकस वहीं पर है जो एक ईरान के साथ जो शुरू हुआ जंग का मामला अमेरिका इसराइल ने शुरू किया। अब मामलात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि अमेरिका ने 5 दिन का पॉज दिया है, कहा है जी हम 5 दिन में चाहते हैं ज़रा मुज़ाकरात का माहौल बने, और 15 पॉइंट्स थे उनके जो उन्होंने भेजे, उसके बाद जी रिजेक्ट कर दिए ईरान ने वो 15 पॉइंट्स, और ईरान ने जंग के खात्मे की जो अमरीकी तजावीज़ हैं उनको रिजेक्ट करने के बाद कहा है कि 5 शराइत हम दे रहे हैं। और ईरानी मीडिया ने फिर आला ईरानी अहदेदार के हवाले से उनके रेफरेंस से बताया कि भाई क्या होना ही चाहिए कि जंग का खात्मा तेहरान की अपनी शराइत और वक्त के मुताबिक होगा। ट्रम्प डिक्टेट नहीं कर सकते। जंग के खात्मे की शराइत हैं कि ईरान पर हमला और अहदेदारों का कत्ल रोकना होगा। ऐसा मरबूत निज़ाम यकीनी बनाया जाए कि तेहरान पर दोबारा जंग मुसल्लत ना की जाए। जंग से होने वाले नुकसानात का अजाला किया जाए। अमरीका इसराइल खत्ते में हर महाज पर मज़ाहमती ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई रोकें, और आबनाए हरमुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी तस्लीम करना भी शराइत में शामिल है। वेरी इंटरेस्टिंग। यस, ये 5 मेजर पॉइंट्स हैं। अच्छा, ये वही पॉइंट्स हैं जो कि ईरान ने बहुत शुरू में भी दे दिए थे, जो 6 पॉइंट सामने आए थे। ये वही वाले पॉइंट्स हैं। कंपनसेशन होगी आबनाए हरमुज़ पे, ईरान की खुद मुख्तारी होगी, ऑल्सो अमेरिका जो है वो कंपनसेशन पे करेगा, दोबारा गारंटियाँ लेके आएगा, ये वही शराइत है। लेकिन इंटरेस्टिंग यहाँ पर ये है कि जो अमेरिका की 15 नकाते पीस प्लान है वो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद साख्ता ही बना के और खुद साख्ता ही मुसल्लत किया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप खुद साख्ता ही डिक्लेयर कर रहे हैं कि जनाब कोई पीस टॉक्स हो रही हैं, जबकि ईरान बार बार इस चीज़ की तरदीद कर रहा है कि कोई पीस टॉक्स नहीं हो रही। येस, मैसेजेस आ रहे हैं, बट पीस टॉक या मुज़ाकरात वाला सिलसिला भी शुरू नहीं हुआ। ईरान कह रहे हैं जी अमरीकी सदर खुद से ये मुज़ाकरात अपने आप से ही कर रहे हैं, अपने आप से कर रहे हैं। अच्छा, अभी तो ईरान इस बात पे भी नहीं माना कि मुज़ाकरात करने किससे हैं, वो तो जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ के हक में ही नहीं है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जेडी वेंस इस चीज़ के लिए सोली कॉम्पिटेंट नहीं उनसे हो पाएगा, तो हम जेडी वेंस, जेरेड कुशनर और साथ में स्टीव विटकॉफ तीनों का एक वफ्द बना के भेजेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ये कहते हैं कि शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर की हिदायत के मुताबिक अहम मामलात में फैसला मुत्तफ़िका होगा। आज भी जंग के मामले पर तमाम फैसला साज इदारे अजीम रहबर की रहनुमाई में यक आवाज़ हैं। ईरान के तमाम इदारे इत्तेहाद और हम आहंगी के साथ काम कर रहे हैं। ये इत्तेहाद मौसर इंतज़ाम, बहरानों से निकलने और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत बुनियाद है। तो ये तमाम तो सूरत है। अच्छा, ज़रा तर्जुमान वाइट हाउस वो जब आती हैं तो वो उनका भी एक अपना ट्रम्प जैसा स्टाइल है, जिस तरह आकर वो सहाफ़ियों को ट्रीट करती हैं। अच्छा, तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है कि ईरान से कौन मुज़ाकरात कर रहा है ये नहीं बता सकती, बहुत हसास और सिफारती बातचीत जारी है। 15 निकाती मुतालबात से मुतालिक भी बहुत मिस इन्फॉर्मेशन है। यानी इतना कंफ्यूज कर दें, कहीं भी आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन ना दें तो सब गैस ही करते हैं। मुझे आप एक बात बताएं, कैरोलिन ने आज तक आके इन्फॉर्मेशन दी क्या है? वो हर चीज पे ये कह देती है कि मतलब आप चुप करें, यू आर फेक न्यूज, यू दिस एंड दैट, वो शट अप कर देती हैं। वो इन्फॉर्मेशन देती कब है? एक्चुअली वो अपने बॉस को फॉलो करती है ना। अच्छा जी, कहा साथ में वो ये भी कहती हैं कि ईरान ने शिकस्त तस्लीम नहीं की तो मजीद सख्त हमले करें। भाई शिकस्त हुई कब है? अच्छा, अमेरिका ईरानी प्रॉक्सीज को भी कमज़ोर करना चाहता है। तर्जुमान वाइट हाउस ये भी कहती हैं कि ईरान को दी गई 5 रोज़ा टाइमलाइन में तोसी का फैसला सदर ट्रंप करेंगे। लेबनान में इसराइली जारी से मुतालिक सवाल पर कहा कि इसका जवाब भी अमरीकी सदर देंगे। तो भाई आप किस बात की तर्जुमान है? अच्छा, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग शर्त ये भी है ईरान की कि हिजबुल्लाह के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ करता है इसराइल और अमेरिका, हिजबुल्लाह को कमज़ोर करने की जो कोशिश करता है वो भी नहीं की जानी चाहिए। बात करेंगे इस हवाले से तेहरान से तज्ज़ियाकार डॉक्टर राशिद नकवी से मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राशिद साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ईरान ने जंग के खात्मे के लिए अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी हैं। जंग का खात्मा तेहरान की अपनी शराइत और वक्त के मुताबिक होगा, ये ईरान का करंट मौक़िफ़ है। और मुज़ाकरात हो रहे हैं, इस बात की भी तरदीद की है ईरान ने, और ये बताया जा रहा है कि अभी तक सिर्फ मैसेजेस डिलीवर हो रहे हैं। ऐसा कोई फॉर्मल मुज़ाकरात या कोई बातचीत डायरेक्ट वाशिंगटन और तेहरान की नहीं हो रही आपस में। आपको क्या लगता है कि ये जो जंग है ये अमेरिका की शराइत पर ख़त्म होगी या फिर ये ईरान की शराइत पर ख़त्म होगी?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने जितने बयानात अभी अपने नाज़रीन के सामने पेश किए हैं, इन बयानात की रोशनी में ही आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जंग किसने रोकनी है और जंग का फातिह कौन है। कौन इस वक्त कंफ्यूजन का शिकार है, किसके सामने जंग खत्म करने की उन्वान से कोई बाकायदा मनसूबाबंदी नहीं है, कोई विजन नहीं है। तो यकीनन इस वक्त तक अगर जंग की जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है और जो दावे किए थे डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने, उनमें से तो कोई भी पूरा नहीं हुआ। ना रहीम चेंज हुई, ना ईरान कई हिस्सों में बटा, ना ईरान के अंदर अलीहदगी पसंदों को मौका मिला, ना यहाँ का निज़ाम डिस्टर्ब हुआ, ना यहाँ की आवाम मुखालिफ हुई, और ना ही यहाँ का जो फौजी जो एक जिसे कहते हैं कि एक सिस्टम था वो डिस्टर्ब हुआ। अब भी गुज़श्ता रात तक जो है वो मुसलसल यहाँ से मिसाइल हमले होते रहे। तो इस लिहाज से तो डोनाल्ड ट्रंप की बात पे तो यकीन नहीं किया जा सकता। रात ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने सरकारी टीवी पे एक बड़ी तफसीली गुफ्तगू की है। उसने इंटरव्यू में इन सारे सवालात का कि जो अभी आपके देश में भी हैं, उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम कभी भी किसी दौर में भी डायलॉग से हमने फरार नहीं किया, हम हमेशा मुज़ाकरात के कायल रहे हैं, लेकिन हमें 2 बार मुज़ाकरात के दौरान जहरियत का निशाना बनाया गया है। तो अब कौन किस मुंह के साथ हमें ये कहता है कि मुज़ाकरात करें? वो कहते हैं हम मुज़ाकरात के मुखालिफ नहीं है, हम इस वक्त जिस पोजीशन में है, हम इस वक्त जंग बंदी का मुतालबा या ख्वाहिश नहीं रखते। हमारी अवाम भी इस वक्त सीज फायर की बात नहीं करती। वो कहते हैं कि अब परमानेंट अमन की बात की जाए, और जो जंग बंदी की बात करते हैं वो कोई गारंटर लेके आए, वो कोई जामिन लेके आए। नकवी साहब, थोड़ा सा ज़ाहिर इसको मैं एलैबोरेट चाहती हूँ आप करें। पहली बात तो ये कि ईरान ने जो 5 पॉइंट्स रखे हैं, 5 मुतालबात इन्हें हम कह लें, आपके ख्याल में ज़ाहिर है इन पर बात करने के लिए भी डायलॉग का एक प्रोसेस होना ज़रूरी है। तो ये प्रोसेस किसी भी पॉइंट पर कहीं पर भी स्टार्ट हुआ है कि नहीं? दूसरा, जब आप गारंटीज की बात करते हैं तो किस किस्म की गारंटी होगी जिस पर ईरान को यकीन होगा? अमेरिका पे तो ट्रस्ट नहीं कर रहे, बट कौन से ऐसे गारंटर्स हो, कौन सी कंट्रीज़ हो जिन पर ट्रस्ट किया जा सकता है ईरान की तरफ से? देखिए, ये जो आपने पहली बात की है ना, जो 5 मुतालबात सामने आए हैं, वो बड़े जेन्युइन किस्म के मुतालबात हैं, और वो ईरान अरसे से उन मुतालबात की ही रोशनी में आगे बढ़ रहा था। उसी की रोशनी में उसने जो पहले मुज़ाकरात किए हैं, उन्हीं को सामने रख के उन्होंने सब कुछ किया है, और अब भी वो अपनी मखसूस जो उसकी रेड लाइन्स हैं उन्हीं के अंदर रहते हुए, और इसीलिए वो कहते हैं कि हमने तो मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू ही नहीं किया, हम तो मुज़ाकरात का मुतालबा ही नहीं कर रहे हैं। मुज़ाकरात का जो मुतालबा कर रहा है उसके साथ बात की जाए कि वो किससे, कैसे, किस तरह जो है वो मुज़ाकरात की ख्वाहिश रखता है। हम तो मुज़ाकरात के अभी कायल ही नहीं है, हम तो अब जंग में, हालत जंग में, हम दुश्मन को शिकस्त देंगे, दुश्मन को मजबूर करेंगे कि वो हमारी शराइत पर जो है वो जंग बंद करे और हमारी शराइत पर जो है ना अगले मरहले में दाखिल। दूसरी जो बात आपने किया है कि इस वक्त कुछ मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये तो ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने खुद फॉरेन मिनिस्टर ने टोटली इसको रिजेक्ट किया। उसने कहा कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, लेकिन साथ उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है, कहते हैं कि हम जंग भी नहीं चाहते, लेकिन इस पूरे प्रोसेस के दौरान जंग बंदी, अमन और इसके दरमियान का जो सिलसिला है, उसमें अब आलमी इदारों को आना चाहिए, उन ममालिक को आना चाहिए कि जो अपने आप को इस अहल समझते हैं कि कल अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा नेतन्याहू के कहने पे हमलावर हो जाएं तो उनको रोकने की उनके अंदर सलाहियत होनी चाहिए, उनके अंदर ये पावर होनी चाहिए कि उसको रोके, और अगर वो ना रोक सकें तो बाकायदा किसी प्रोसेस के तहत उसको सजा दें, उसके लिए बाकायदा कुछ असूल ज़वाबित तय करें। तो ये बात तो इस वक्त ईरानी अवाम के उन्वान से मैं बात कर रहा हूँ। कौन सी कंट्रीज हो सकती हैं आपके ख्याल में? देखिए, कहीं पे ऐसा कोई इशारा नहीं दिया उन्होंने कि फलां मुल्क हो सकता है। उन्होंने कुछ खुसूसियात बताई हैं कि जो भी सहूलतकार बनना चाह रहा है, जो भी इसके लिए जो है मुआवनत करना चाह रहा है, उसके अंदर ये सलाहियतें होनी चाहिए कि वो इस पूरे प्रोसेस को अपने जिम्मे ले, फिर उसके लिए वो जवाबगो होना चाहिए उसको। कल ऐसा ना हो कि जब ट्रंप दोबारा हमला कर लें तो वो भी ओमान की तरह बैठ के सिर्फ आर्टिकल लिखते रहें और बयानात देते रहें, जी नहीं तो सब कुछ हो गया था, अमेरिका ने ऐसे क्यों किया, फलां फलां। उसके लिए फिर प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें, कुछ सजाएं तजवीज़ हों, कोई उसमें आलमी इदारे इन्वॉल्व हों। तो ये एक
जिसे कहते हैं कि इतना आसान नहीं है कि फौरी तौर पे एक आसान मुल्क तो का नाम बिल्कुल नहीं है लेके कि आलमी इदारे की तो एग्जिस्टेंस डोनाल्ड ट्रंप तो मानते ही नहीं है। और कौन से ऐसे ममालिक हैं आपके जो कि अमेरिका के ख़िलाफ़ जो है वो कोई गारंटी के, मतलब मैं ये आप सही कह रहे हैं कि ये आसान काम नहीं है। बट एनी हाउ थैंक यू वेरी मच डॉक्टर राशिद नकवी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। इट वाज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द प्रोग्राम। ये सिचुएशन है और जो 5-6 निकात ईरान के हैं और जो 15 निकात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आए हैं वो टोटली ऑपोजिट हैं। मतलब उसमें कोई ऐसे हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही, सिमिलैरिटीज नहीं है, कोई कॉमन ग्राउंड हमें नजर नहीं आ रहा। Yes. और मैं ये जानने में बड़ा इंटरेस्टेड हूँ कि भाई जो ईरान के 5 पॉइंट्स हैं उनमें से कौन से काबिल कबूल है और कौन सी रेड लाइन है अमेरिका के लिए। आई थिंक आबनाए हुर्मुज़ की जो खुद मुख्तारी है, आई थिंक वो डोनाल्ड ट्रंप को आबनाए हुर्मुज़ डोनाल्ड ट्रंप को एक नई मार्केट मुझे लगता है वो मिल गई है। उन्होंने कहा कि मेरा ध्यान कहाँ पर था, कभी आबनाए हुर्मुज़ की तरफ मेरा ध्यान क्यों नहीं गया, यहाँ से तो पूरी दुनिया कंट्रोल की जा सकती है। तो वो अब जो है ना वो आबनाए हुर्मुज़ को भी एक इशू बना रहे हैं, यहाँ पर फ्री मैरीटाइम जोन होना चाहिए। और अब कभी कहते हैं कि अमेरिका और ईरान मिल के कोलैबोरेशन में आबनाए हुर्मुज़ को चलाएंगे। चलें तो ज़रा इस पर मज़ीद भी बात कर लेते हैं। मशरिक़ वुस्ता से रिलेटेड जो उमूर है उस पर माहिर हमारे साथ मौजूद है मंसूर जाफ़र साहब। थैंक यू सो मच मंसूर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा, इस वक्त हम मुज़ाकरात के हवाले से बात कर रहे थे जिसकी अभी तक कहीं से भी तस्दीक ईरान की जानिब से नहीं हो रही कि कहीं किसी भी तरीके से इसमें कोई पेशरफ्त हुई है। जो 5 पॉइंट्स हैं, आपको लगता है कि ये तमाम तर काबिल कबूल होंगे या कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको अमेरिका रिजेक्ट कर सकता है? आपके ख्याल में वो कौन सा पॉइंट है? मैं समझता हूँ जी एक पोल अपार्ट मुतालबात हैं दोनों फरीकों के, यानी अमेरिका और इसराइल जो 15 नुकात पेश कर रहा है वो टोटली इसकी कॉन्ट्राडिक्शन में है जो इस वक्त ईरान ने 5 नुकात अपने पेश किए हैं। यानी ये तो वो बुनियादी एजेंडा है ना कि जिसको अपने मुख्तलिफ गोल पोस्ट बना के ईरान पर जो हमला किया गया कि जी पहले तो उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम, अगरचे न्यूक्स का इसमें जिक्र नहीं है लेकिन उसके साथ साथ जो इलाकाई एजेंडा इसका ईरान का है, उस हवाले से तो ईरान ने 2 टोक अल्फाज में कहा हुआ है कि हमारे जो इलाकाई इत्तेहादी हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह की शक्ल में है चाहे वो हूसियों की शक्ल में है, उनके खिलाफ भी जंग बंद की जाए। क्योंकि वो समझते हैं कि इस वक्त ईरान को अगर पनिश किया जा रहा है तो बुनियादी तौर पे ईरान के वो एक लार्जर एजेंडा जो है, जो इलाकाई सॉवरेन जो हकमियत के हवाले से एजेंडा है, वो भी एक नुक्ता है कि जिसके हवाले से ईरान को पनिश किया जा रहा है। इसी तरीके से दीगर जो मुतालबात इसके अंदर मौजूद हैं वो अमेरिका के लिए तो यकीनन उसमें से कोई नुक्ता भी ऐसा नहीं है जो काबिल कबूल नहीं है। लेकिन बुनियाद यही है कि जब इन चीज़ों को आप निगोसिएशन, अब एक और इशू ये है कि अमेरिका कहने को तो बहुत बड़ा एक जमहूरी मुल्क अपने आप को कहते हैं और बड़ा डिप्लोमेसी का चैंपियन करार देते हैं और एक यूनिपोलर वर्ल्ड का चैंपियन होने का भी दावा करते हैं, लेकिन उनकी क़यादत और ख़ासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप की सरबराही में उन्हें इस कदर भी डिप्लोमेटिक नॉर्म्स का ख्याल नहीं है कि मुज़ाकरात के लिए जब कोई बात की जाती है, कोई एजेंडा फ्लोट किया जाता है तो उसको मीडिया में फ्लोट नहीं किया जाता, उसे उन क्वार्टर्स के अंदर फ्लोट किया जाता है कि जिन्होंने उस पर रिस्पॉन्स करना होता है। आप मीडिया में इस नौइयत का प्रोपेगेंडा करके उसके नुकात फ्लोट करके एक ऐसी डिबेट एंड डिस्कशन इनिशिएट कर देते हैं कि जिसमें जो असल मकासद है दोनों पार्टीज के, वो दोनों के दोनों कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। मंसूर साहब, कुछ लोग ये भी थ्योरी लेकर आ रहे हैं कि वो मैनिपुलेट कर रहे हैं मार्केट को, क्योंकि जब वो बयान देते हैं डोनाल्ड ट्रंप मुज़ाकरात की तो एकदम से हम देखते हैं ऑयल प्राइस डाउन होना शुरू हो जाते हैं, स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर आना शुरू हो जाती है। तो ये मैनिपुलेशन भी जारी है। एज बिजनेसमैन वो अपना काम उधर भी दिखा रहे हैं। आप इससे इत्तेफाक करते हैं इस थ्योरी से? जी, मैं इससे 100% इत्तेफाक करता हूँ क्योंकि जिस शख्सियत का नाम डोनाल्ड ट्रंप है वो एक डील मेकर है और अगर मुझे इजाज़त दें तो वो इस वक्त एक ऐसे 3rd क्लास सट्टाबाज की गेम कर रहे हैं कि जिसके ज़रिए उन्होंने अमेरिका की जो पूरी जो एक लिहाज से साख है मिलिट्री, सियासी और सफारती, उसको भी इस अपनी सट्टाबाजी की नज़र कर दिया है। तो ऐसी सूरत में आप समझ सकते हैं कि आप वक्ती तौर पे तो ठीक है अपने अवाम को धोखा दे देंगे कि जी हमने स्टॉक ऊपर नीचे कर दी है, और स्टॉक जिस अंदाज से ऊपर नीचे होती है, हमारे पाकिस्तान में भी इसका बड़ा शोर शराबा किया जाता है, मुख्तलिफ सियासी हुकूमतें बड़ा इसका क्रेडिट लेती हैं कि हमारे दौर में स्टॉक कितने। तो स्टॉक मार्केट जो एक फ्लूइड किस्म का बिजनेस है ना, वो कोई ऐसा सॉलिड बिजनेस नहीं है कि जिससे आप मुल्क की मईशत या उसको कंट्रोल करते हैं। वो एक इंडिकेटर तो हो सकता है वक्ती तौर पे। तो इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप का मैं समझता हूँ मतमा नज़र है वो उनका जो अपकमिंग इलेक्शन है उस पर वो अपनी तवज्जो फोकस करके, क्योंकि इस वक्त उनका जो अप्रूवल रेट है वो 30% के करीब आ गया, 30% तक आ गया है। और कल जो उन्होंने अपना खिताब किया है अपने इसी नौइयत के कनेक्शन कैंपेन के साथ, फंड रेजिंग कैंपेन के साथ, तो उसमें बड़े सख्त सवाल उन्हें सुनने और देखने को मिले हैं। तो ऐसी सूरत में उनका जो इस वक्त जो थ्रस्ट है
वो अपनी दाखिली पॉलिटिक्स ज़्यादा होगी है। अमेरिका ईरान के हवाले से जितने भी उनके गोल पोस्ट है वो तो एक के बाद दीगरे जो है आपने देखा कि वो खुद ही उनको डिनाई करते रहे, ब्लास्ट करते रहे। अब उनके पास कोई ऐसा विनिंग ट्रॉफी नहीं है मस्करी तौर पे भी, सियासी तौर पे भी, सफारती तौर पे, कि जो वो अपनी उस नाम नहाद माका बेस को प्रेजेंट कर सके कि जी ये मैं कार्रवाई करके आया हूँ, जिसके नतीजे में मैंने आपके अरबों डॉलर जो है टैक्स पेयर मनी को एक लिहाज से समुद्र में डुबोए हैं। तो अब इसकी बुनियाद पे आप मुझे मिड टर्म इलेक्शन जितवाएं, लेकिन उस वक्त एक और बात बताइएगा कि आपसे कबल अभी हमारे ईरानी सहाफ़ी राशिद नकवी साहब मौजूद थे, वो ये बता रहे थे कि जिस तरीके से ईरान गारंटीज डिमांड कर रहा है तो जो गारंटीर ममालिक होंगे उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि उनको ये बात यकीनी बनानी पड़ेगी कि अगर अमेरिका दोबारा से जारहियत करता है या जंग मुसल्लत करता है ईरान के ऊपर तो उनको कोई मरबूत हिकमत अमली अपनानी पड़ेगी या ऑन ग्राउंड कुछ प्रैक्टिकली फिर अमेरिका के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उन गारंटीज के लिए बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन होगी। ऐसे में पाकिस्तान एक की मीडिएटर का रोल अदा कर रहा है और हम देख रहे हैं पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें रंग लेकर आ रही हैं। कंसिडरिंग ईरान एंड अमेरिकाज पीस प्लान जो कि पोल्स अपार्ट हैं, नॉर्थ एंड साउथ हैं, आपको लगता है पाकिस्तान के लिए मीडिएशन चैलेंजिंग होगी? ये मीडिएशन तो हमेशा चैलेंजिंग होती है, क्योंकि उसमें जो फरीकैन, जो मुखालिफ फरीकैन, उनके मौक़िफ़ को आप एक लिहाज से फैसिलिटेट कर रहे होते हैं और उसको आगे लेके चल रहे होते हैं। जहाँ तक गारंटर का ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान एक सहूलतकार ज़रूर है, फैसिलिटेटर ज़रूर है। गारंटर का रोल पाकिस्तान के पास मैं समझता हूँ वो शायद उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा होगा। इस सूरत में अगर वो गारंटर बन सकता है तो आप देखिए कि इस वक्त ईरान ने जिन मुल्कों, हमसाया मुल्कों पर हमला किया है वो किस बिना पे किया है? इस बिना पे ये किया है कि वहाँ अमेरिकन बेसेस थी और अमेरिकन इंटरेस्ट थे, जिसको ईरान ने जंग से पहले ही अपना जायज़ हदफ करार दे के ऐलान कर रखा था कि हम इन्हें निशाना बनाएंगे। तो इस वक्त इन गारंटर, ये जो ममालिक हैं, हमसाया ममालिक, इनको अपना जो अपना सिक्योरिटी पैराडाइम है, जिस चीज़ को वो अपने लिए बड़ा सिक्योरिटी नेट गारंटर समझते थे अमेरिका को और उसके सेटअप को, वो ज़मीन पर आ गिरा है। अब इन मुल्कों को चाहिए कि वो इस वक्त अपना जो एक सिक्योरिटी पैराडाइम है उसको रिविजिट करें, उसको रीशूट करें और उसके नतीजे में इस वक्त ये ममालिक गारंटर बने कि हमने अगर इस खिते में पीस करना है तो हमें ईरान के साथ जो है वो एक सुलहजोई और एक बरादराना सेटअप जो है वो बनाना है, क्योंकि इन्हीं के ईमा पर, इन्हीं को बचाने के लिए इस वक्त अमेरिका और इसराइल जो है वो इनिशिएटिव का जोर लगा रहे हैं। अगरचे उनमें इन रिलेटिव ममालिक के अवाम से कोई दिलचस्पी नहीं है, यहाँ के मसाइल से दिलचस्पी है। जैसे आप लोगों ने जिक्र किया कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अब आपने हुर्मुज़ भी नजर आ रही है और उसके साथ यकीनन जो तेल की दौलत से मालामाल पूरा खित्ता है, अगर उन्हें वेनेजुएला पे उनकी राल टपक सकती है तो मिडल ईस्ट तो उससे बड़ा रिजर्वायर है ऑयल का और गैस का और इस नौयत का। तो यकीनन इस पर भी नजर से हाथ साफ करने के लिए आइंदा के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। तो लिहाजा जरूरत इस अमर किया कि खित्ते के ममालिक खुद गारंटर बने अपने इस पीस का, अपने यहाँ पे इस्तेहकाम का और माशी तरक्की का, क्योंकि इन्हें इस वक्त किसी दूसरे का कादा और बंदूक इस्तेमाल करके कभी भी सिक्योरिटी नहीं मिल सकती। आपने बिल्कुल सही किया, खित्ते के मुमालिक, क्योंकि तन्हे तन्हा कोई मुल्क डोनाल्ड ट्रंप जैसी शख्सियत की गारंटी कैसे ले सकता है? बदलते बयानात, हर घंटे बाद उनका कुछ बयान होता है, कभी वो जंग जीत रहे होते हैं, कभी वो ईरान की ही तारीफें कर रहे होते हैं, कभी कहते हैं जी जंग लंबी चलेगी, कभी कहते हैं रजीम चेंज हो गई क्योंकि चेहरे चेंज हो गए, जबकि रजीम वहाँ पर चेंज नहीं हुई, सिस्टम वहाँ पर चेंज नहीं हुआ। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की वाकई अगर अमेरिका की कोई गारंटी लेना चाहता है तो फिर खत्ते के ममालिक को एक ब्लॉक सा बनाना पड़ेगा, 2, 3, 4 ममालिक को मिलकर ये गारंटी मांगनी पड़ेगी डोनाल्ड ट्रंप से, तभी जाकर ये मामला आगे बढ़ेगा। लेकिन इस सारे सिनेरियो में वेयर इज इसराइल? नेतन्याहू किधर हैं? ये बताएं, असल जिन्होंने जंग का कहते हैं ना बटन पुश किया, डोनाल्ड ट्रंप को इस पर आगे लगाया, वो खुद कहाँ गायब हैं? इसराइल का इस वक्त क्या स्टेटस है, क्या पोजीशन है उनकी? देखिए जी, इसराइल की जो सिक्योरिटी है, जो सालमियत है, वो तो इस वक्त अमेरिका की एक लिहाज से वो इंटेग्रल जिम्मेदारी है, बुनियादी जिम्मेदारी वही समझते हैं। यहाँ पे जो भी पीस अकॉर्ड होता है, चाहे वो ओस्लो हो, उससे पहले कैंप डेविड हो, वाई रिवर हो, जितने भी उन सब में हमेशा बुनियाद ये की जाती है कि इसराइल की सालमियत को यकीनी बनाना है इस खित्ते के अंदर। तो वो तो उनका एक प्राइम कंसर्न है और उसी को, और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो इस जंग का जो क्षेत्र सजाया है उसका इल्ज़ाम तो उन्होंने अपने वजीर जंग पर भी रख दिया था कि ये उनके कहने पे, मैंने उनसे मशवरा किया तो उन्होंने मुझे पुश किया कि जंग शुरू कर दे। अब ऐसे में नेतन्याहू साहब खुद अपने ही लोगों को भी फंसाने के चक्कर में है और उसके साथ साथ नेतन्याहू जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है वो अपने ही वजीरों को फंसाने के चक्कर में, और नेतन्याहू अपने तौर पे बिल्कुल उसी सूरत हाल से दो-चार हैं जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब की अमेरिका के अंदर है, क्योंकि उन्हें भी अक्टूबर का इलेक्शन दिखाई दे रहा है
اور جس میں کامیابی کے لیے ان کے پاس کوئی ایسی ملٹری ٹرافی نہیں ہے, کوئی ایسا عسکری کام نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو وہ اپنے عوام کو دکھا سکیں. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا یہ دونوں اس وقت مل کے, یعنی امریکی صدر اس وقت اسرائیل کی داخلی معاملات میں اس قدر دخیل ہے کہ وہ ان کے صدر کو خط لکھتے ہیں, دھمکی دیتے ہیں کہ آپ نیتن کو معاف کر دیجئے کرپشن کے مقدمے سے, تاکہ وہ سیاسی طور پر ان کو ایک نئی زندگی مل سکے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں اس نوعیت کی جنگیں چھیڑ کے اپنی جو داخلی جو عوام کی توجہ ہے وہ اس نوعیت کے کرائسس کی طرف منتقل کر دیتے ہیں. تو پھر اس طرح تو پھر منصور صاحب یہ دونوں ہی ایک دوسرے کے گرنٹر بن سکتے ہیں, اسرائیل کا گرنٹر امریکہ اور امریکہ کا گرنٹر اسرائیل. ان کا پھر گرنٹر کون, ان کا تو گرنٹر کوئی بننے کے لیے مطلب راضی کیسے ہوگا, یہ بڑا ایک سوال ہے. تھینک یو ویری مچ منصور صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آپ کمپلیٹ کر لیں پلیز کوئکلی. جی بہت شکریہ. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ منصور صاحب, بڑی اچھی چیزوں سے انہوں نے ہمیں انلائٹن کیا. بھائی اسرائیل کا ایجنڈا تو گریٹر اسرائیل ہے نا بائی اینڈ لارج, تو رسوائی تو امریکہ کی ہو رہی ہے جو کہ اسرائیل کی جنگ میں کود گیا. بھائی کل ایک امریکی سینیٹر کہے تھے $2 بلین پر ڈے اسٹریٹ آف ہارموز کو ری اوپن کروانے کے لیے ہم کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں وہ آلریڈی کھلی ہوئی تھی, بند ہم نے کروایا اسے, یہ معاملہ ہم نے کریٹ کیا, اب ہم اس کو چاہ رہے ہیں جی بیک ٹریک ہو جائے, اس کے لیے $2 بلین پر ڈے جا رہے ہیں. سوچیں جناب, ہم یہاں پر ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. امید کرتے ہیں آپ کے دن کا آغاز بہت خوشگوار ہوا ہوگا, اور خوشگوار کیوں نہ ہو, کیونکہ کراچی کی اگر ہم بات کریں تو موسم بہت خوشگوار ہے, بہت حسین دلکش موسم ہے, اور ہلکی ہلکی فوار بھی صبح سویرے ہوئی, تو موسم کے بارے میں بھی بات کریں گے. لیکن یہاں پر ہمارے پاس ایک خبر ہے جو آپ تک پہنچانی ہے. عمران خان کے بیٹے قاسم خان کی پاکستان کے GSP+ اسٹیٹس کو متنازع بنانے کی کوشش. عمران خان کے بیٹے قاسم خان نے یورپی یونین سے پاکستان کا GSP+ اسٹیٹس ختم کرنے کا مطالبہ کیا, اور قاسم خان نے پاکستان کے خلاف مطالبہ بلوچ نیشنل موومنٹ کے رہنما نسیم بلوچ کے ساتھ کیا, اور کہا کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر یورپی یونین پاکستان کا GSP+ اسٹیٹس ختم کرے. قاسم خان نے انسانی حقوق خلاف ورزیوں کی صرف ایک مثال دی, کہا کہ میرے والد جیل میں ہیں. عمران خان کے بیٹے کے پاکستان مخالف مطالبے پر سیاسی و عوامی حلقوں کا شدید رد عمل بھی آیا, اور GSP+ اسٹیٹس ختم ہونے سے پاکستان کی ٹیکسٹائل برآمدات خطرے میں پڑ جائیں گی. اچھا, ساتھ ہی اب ہم اگر GSP+ کی بات کریں تو پاکستان کی ٹیکسٹائل برآمدات کو یورپین جو منڈیاں ہیں اس میں خصوصی رسائی حاصل ہے. قاسم خان کا مطالبہ پورا ہوا تو پاکستان کا تجارتی خسارہ بڑھے گا, زر مبادلہ میں بھی کمی ہوگی. GSP+ کے خاتمے سے ٹیکسٹائل سیکٹر میں بحران پیدا ہو سکتا ہے, بے روزگاری بڑھنے کا خدشہ, ایکسپورٹ متاثر ہو سکتی ہے. لاکھوں افراد کا ظاہر اس سے روزگار وابستہ ہے. ایک سیاسی ایک پولیٹیکل جو کہنا چاہیے ان کی جدوجہد ہے اپنے والد کو لے کے, اس کو پاکستان کی اوورآل معیشت سے جوڑ دینا, ظاہر ہے یہ ایک بڑا ایک ایسی خطرے کی گھنٹی ہے جس پر ہم بات کرنا چاہیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ کے سینئر وزیر شرجیل نام میمن صاحب. شرجیل صاحب کیا کہیے گا, یہ جو بلوچ رہنما کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کی جاتی ہے اور پھر پاکستان کی GSP+ کو ریووک کرنے کی بات کی جاتی ہے, آپ کا اس پہ کیا تجزیہ ہے ساری صورتحال پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی. دیکھیں یہ نہایت ہی افسوسناک بات ہے, بٹ یہ کوئی شاکنگ بات نہیں ہے. افسوسناک اس لیے ہے کہ یہ کبھی بھی اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے اب ظاہری طور پہ یہ تعلق دکھاتے ہو کہ آپ کو ایک ملک جو ہے آپ کو اچھا لگتا ہے اور اس ملک کے آپ خیر خواہ ہو, اور آپ اسی ملک کے خلاف بیٹھ کے پوری دنیا میں بیٹھ کے سازشیں کرو. اور جس طرح میں نے کہا کہ یہ شاکنگ نہیں ہے, شاکنگ اس لیے نہیں ہے کہ یہ عمران خان کی موجودگی میں, جب عمران خان ابھی جیل میں نہیں گئے تھے اور ان کی صرف حکومت گئی تھی, اور جب حکومت ان کی گئی تھی تو انہوں نے بیٹھ کے ان کے فائنانس منسٹرز نے, ان کی پورے گورنمنٹ نے بیٹھ کے پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہا, آپ کی IMF کو کہا کہ جی پاکستان کو مزید جو ہے قرض نہ دیے جائیں. انہوں نے ایک پوری پلان کے تحت جو ہے انہوں نے خط بھی لکھے, اور انہوں نے کہا کیونکہ اگر ہماری حکومت نہیں ہے تو گورنمنٹ کو جو ہے وہ IMF لون ہی نہ دے, تاکہ پاکستان خدا نہ خواستہ کسی بہت بڑے فائنینشیل کسی پرابلم میں آ جائے. تو ایک بات واضح, جب بھی آپ کو کبھی اپنے ملک سے آپ محبت کرتے ہو تو وہ کنڈیشنل محبت نہیں ہوتی ہے کہ مجھے اقتدار ملے گا تو میری محبت اس ملک سے ہوگی, اگر میرا اقتدار نہیں ہوگا تو میں ملک کے خلاف ہر وہ غلط کام کروں گا جس سے ملک کو نقصان پہنچ سکے. جب آپ کو کسی بھی اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں تو وہ انکنڈیشنل محبت ہوتی ہے, اور اس میں پھر آپ کو ٹھیک ہے کبھی سیاست میں کبھی آپ کو اقتدار ملا کبھی نہیں ملا, تو یہ نہیں کہ پھر آپ اپنے ملک کے خلاف ایسی سازشیں کریں کہ ملک کو ناقابل تلقین جو ہے وہ نقصان پہنچے. تو انفارچونیٹلی کیا ہے کہ یہ سیاست اس طرح کی رہی ہے. آپ دیکھیں گے انہوں نے کہا کہ جی ملک میں جو ہے وہ ایٹم بم گرا دیا جائے, انہوں نے کیا کیا نہیں اپنے پاکستان کے لیے کیا. انہوں نے
बैरून मुल्क बैठ के इनके लोगों ने वहाँ पे साजिशें की। और आज भी ये सिर्फ इमरान खान के बेटे की बात नहीं है, आज भी पूरी दुनिया में जहाँ पे कोई पाकिस्तानी तकरीब होती है, कहीं पे इंटरनेशनली पाकिस्तानी प्रोग्राम होता है, तो आपको वहाँ पे कोई ना कोई इनका जो है पीटीआई का शख्स नजर आएगा जो कि वहाँ पे कोशिश करेगा सपोर्टाज करने के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरे करने के लिए। आज भी पाकिस्तान में कोई भी बड़ा अहदेदार किसी मुल्क में दुनिया में जाएगा किसी ऑफिशियल काम के, वहाँ पे आपको मिलेगी पीटीआई की, वहाँ पे जो पाकिस्तान को इमेज खराब करे या वहाँ पे कोई इस तरह की कोई स्टोरी क्रिएट करे। ये भी इमरान खान का बेटा, मैं समझता था कि चले बाहर पढ़े हैं ये लोग, ये थोड़ी बहुत समझदारी होगी। अब आज अगर आप यूरोप में जाके कहते हो कि पाकिस्तान का जीएसपी प्लस खत्म करें, जब उनके कहने से कुछ नहीं होगा, और साथ आपके साथ वही सेपरेटिस्ट मौजूद हों जो कि यहाँ पे अपनी फोर्सेस पे हमले कर रहे हों और यहाँ पे जो है अपनी फोर्सेस के खिलाफ जो वो साजिशें कर रहे हों, और वो भी उसी एजेंडा पे हों कि जी पाकिस्तान को किस तरह बदनाम किया जाए और पाकिस्तान के खिलाफ गहरी साजिशों में मुलव्वस हो। अगर उनके साथ बैठकर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो मुझे बड़ा अफसोस कहना पड़ता है कि आप वही रिवायत जारी रख रहे हैं और इससे कोई अच्छे नतीजे नहीं होंगे। आप अपने मुल्क से आपको ठीक है, अगर आप चाहते हैं अपने वालिद साहब की जद्दोजहद, उसके लिए आपका पूरा राइट है कि आप उनको आज़ाद करवाने के लिए आप अदालतों से चाहें लड़ें, आप उन केसेस को लड़ें। आपको जो कोई पॉलिटिकल तहरीक चलानी है आप पॉलिटिकल तहरीक चलाएं, लेकिन आप अगर पाकिस्तान की कॉस्ट पे करना चाहते हैं कि अगर मेरे बाप को रिहा नहीं किया गया तो पाकिस्तान को नुकसान हो, तो आपसे मैं वो सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता। तो ना ये पाकिस्तान के साथ सिंसियरिटी है, ना ये मैं समझता हूँ कि अपने कॉज का सिंसियरिटी है। राइट, बहुत शुक्रिया अशरीना मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे। मूविंग फॉरवर्ड होने का जा रहा है कि रंग बिरंगी फैंसी नंबर प्लेट्स वाले अब हो जाएं होशियार। रंग बिरंगी से मुराद ये है कि कुछ लोगों ने ऊपर फैंसी डिटेलिंग करवाई होती है, कलरफुल नंबर प्लेट्स होते हैं, अपनी मर्जी के ऊपर कैप्शंस लिखवाए होते हैं, फिगर्स बनवाई होती हैं। अब आप हो जाएं होशियार, क्योंकि ये अलाउड नहीं है। कराची के शहरी हो जाएं, सिंध के शहरी हो जाएं। मुझे बताएं, ये तो बहुत पहले ये रूल आ गया था, बहुत पहले से फिर दोबारा से होशियार हो जाएं। तो वो उस पर इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं हुआ ना, ये तो हम देखते हैं। तब यही तो अलमिया है, यही तो पॉइंट ऑफ क्वेश्चन है। अच्छा जनाब, होगा क्या कि नाम नहाद फैंसी नंबर प्लेट्स वाली जो मोटरसाइकिलें हैं, जो गाड़ियां हैं, उनको देखते ही मौके पर मालिकान को धर लिया जाएगा। कराची ट्रैफिक पुलिस ने सख्त कार्रवाई का ऐलान करते हुए वाजे किया है कि इस सिलसिले में किसी को भी रियायत नहीं दी जाएगी। हुकाम के मुताबिक जाली और फैंसी नंबर प्लेट सिक्योरिटी के लिए संगीन खतरा बन चुकी है। अच्छा मुझे बताएं कि बीच में तो हम ये देख रहे थे जब से ई चालान सिस्टम आया था, जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार थे उनके पास इतने इख्तियारात नहीं रहे थे, वो जगह जगह पर तैनात भी नहीं थे। लेकिन क्या ये डिटेक्ट नहीं कर सकते कैमरास फैंसी नंबर प्लेट्स? तो फिर यहाँ पे ये सिस्टम क्यों नहीं आ रहा? अगर कैमरास अजरक वाली नंबर प्लेट डिस्टिंग्विश कर सकते हैं तो फिर फैंसी नंबर प्लेट क्यों डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? सवाल ये तो एक सवाल। अच्छा पुलिस ने खबरदार किया है कि अब खिलाफ वर्जी करने वालों की, जैसे साइम ने बताया कि भारी जुर्माने होंगे, गाड़ियाँ भी जब्त हो सकती हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल जी कहाँ तक पहुँच रही है, क्या डेडलाइन है? इस हवाले से नज़ीर शाह हमारे नुमाइंदे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नज़ीर ज़रा बताइएगा, जो फैंसी नंबर प्लेट्स रजिस्टर्ड या गैर रजिस्टर्ड गाड़ियाँ कितना बड़ा मसला बनी हुई है और इससे नुकसानात वैसे क्या हो रहे हैं? अब ये तो काफ़ी अरसे से ये कानून बने हुए हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन में कहाँ मुश्किलात आ रही थी? आप बिल्कुल देखें, तकरीबन 5 से 6 माह का अरसा हो चुका है जब से ये फेसलेस ई टिकटिंग का जो सिलसिला शुरू हुआ है। किसी हद तक ये कामयाब हो भी जाता, लेकिन कराची के वो शहरी जो कम पढ़े लिखे हैं और जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उन तमाम की जानिब से जो है ना मुस्तकिल वायलेशन की जा रही है। और वायलेशन का उस वक्त पुलिस को पता चला जब इन्होंने एक सर्वे किया और तकरीबन 23,000 के करीब इनको मोटरसाइकिलों का और गाड़ियों का पता चला कि जिनको ब्लैक लिस्ट किया गया है। और वो गाड़ियां और मोटरसाइकिलें थी जिन्होंने अपनी नंबर प्लेटें या तो उतारी हुई थी या छुपाई हुई थी, और किसी न किसी तरीके से उन्होंने उस नंबर्स को हटाया हुआ था ताकि उनका चालान ना हो सके। वो वायलेशन तो करती थी, पकड़ में इसलिए नहीं आती थी कि उसके ऊपर कोई नंबर प्लेट या नहीं होती थी, या आधी होती थी, या आधी छुपाई भी होती थी, आधी तोड़ी भी होती थी, या उस पर कपड़ा लटकाया हुआ होता था। मुख्तलिफ तरीक़ाकार इस्तेमाल किए जाते थे, जिसके बाद बाकायदा एक अहम इजलास हुआ। उसके अंदर ये फैसला किया गया कि पीर 30 मार्च से एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू करने जा रहे हैं कराची में, जिसमें उन 23,000 जो गाड़ियाँ थी जिनको डिटेक्ट किया गया था, क्योंकि जो कमांड एंड कंट्रोल का जो सिस्टम है, अगर कोई गाड़ी नंबर प्लेट से डिटेक्ट नहीं होती
تو وہ تو ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اس کے اوپر کچھ لینڈ مارکس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پتہ چل جاتا ہے، اور کل کو اگر وہ سامنے آتی ہے تو وہ گاڑی پکڑی جا سکتی ہے. تو کوئی شہری یہ نہ سمجھے کہ اگر وہ نمبر پلیٹ نہیں لگاتا تو وہ بچ جائے گا، وہ دوسرے طریقوں سے پکڑا جا سکتا ہے. تو اس وقت جو کریک ڈاؤن شروع ہونے جا رہا ہے اس کے اندر نہ صرف ٹریفک پولیس بلکہ ڈسٹرکٹ پولیس، AVLC اور ایکسائز تقریباً اور CPLC تقریباً 4 سے 5 محکمے مختلف جگہوں پر کھڑے ہوں گے اور روڈز پر جو ہے ان گاڑیوں کو روکیں گے جن کی نمبر پلیٹ فینسی ہوں گی یا نہیں ہوں گی یا ان کو چھپایا گیا ہوگا. کوئی بھی ایسا طریقہ کار استعمال کیا ہوگا جو فیس لیس، جو ای ٹکٹنگ، جو ای چالاننگ سسٹم ہے اس کو دھوکہ دینے کے مترادف ہو. اور پولیس کا یہی کہنا ہے کہ کراچی میں یہ سلسلہ بہت کامیابی سے چل رہا تھا، لیکن اچانک سے جب یہ بات سامنے آئی. ایک لاسٹ ایک بات بتا دیں کہ یہ فینسی نمبر پلیٹس ہوتی کیا ہیں، ذرا یہ بھی کلیئرلی بتا دیں کون کون سی کیٹیگری کی نمبر پلیٹس جو فینسی نمبر پلیٹس میں شمار ہوتی ہیں. دیکھیں فینسی نمبر پلیٹ ہر وہ نمبر پلیٹ جس کو آپ نے اپنی مرضی سے کسی بھی دکان سے بنوایا، وہ پلاسٹک کی وہ نمبر پلیٹ جس پہ آپ نے نمبر کے چھوٹے چھوٹے نمبر یا ان کو بولڈ اٹیلک میں کیا ہوا ہو اور اس کے اوپر فنکاری کی گئی ہو. بیسیکلی اصل نمبر پلیٹ وہ ہے جس طرح اگر میرے رقم سے گاڑی گزر رہی ہے تو یہ اصل نمبر پلیٹ ہے جو اجرک والی ہے. اور یہ کمپیوٹرائز نمبر پلیٹس ہے جن کا اجرا جب کیا گیا تھا تو واضح طور پر بتا دیا گیا تھا. اور یہ وہ تمام نمبر پلیٹس ہیں جو کیمرے کی آنکھ آسانی سے پڑھ بھی سکتی ہے. اسی طرح آپ کے مختلف جگہوں پہ جو اسپیڈ کیمرے لگے ہوئے ہیں وہ بھی انہی کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو دیکھیں جہاں پر ایک سسٹم لگایا جاتا ہے کامیابی سے چل رہا ہوتا ہے تو اس سسٹم میں کچھ خامیاں بھی ہوتی ہے. تو یہ نمبر پلیٹس لگانا ضروری ہے اور یہ نمبر پلیٹ جب تک نہیں لگائی جائیں گی تو یہ ای سسٹم اتنی آسانی سے اتنی کامیابی سے نہیں چل سکے گا. اسی سلسلے میں جو اب یہ 30 مارچ سے کریک ڈاؤن شروع ہونے جا رہا ہے تو اس کے لیے جو ہے پولیس اب متحرک ہونے جا رہی ہے اور یہ سسٹم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارے ہاں لوگ کیمروں کی مدد سے ٹھیک نہیں ہوں گے. سسٹم کی کامیابی کی بات کریں نظیر، تھوڑا ہمیں یہ بھی بتائیے گا. ہم دیکھتے ہیں اکثر و بیشتر جیسی سرکار نمبر پلیٹ ایشو کر رہی ہے ویسی ہی اکثر و بیشتر جو ہے لوگوں نے لگائی ہوئی بھی ہوتی ہیں. تو کیا اسے کسی طرح کی ایگزیمشن حاصل ہے یا اس کو بھی ڈیٹیکٹ کرے گی اور اس کو بھی کریک ڈاؤن کرے گی پولیس؟ دیکھیں اس کے لیے DIG ٹریفک اور IG کی جانب سے بھی کہا گیا تھا کہ جو نمبر پلیٹس بالکل سیم ایز گورنمنٹ کی جانب سے جاری کی گئی ہے تو وہ نمبر پلیٹس آپ لگا سکتے ہیں عارضی طور پر، کیونکہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو نمبر پلیٹس نہیں ملی ہوتی. تو اس کا آلٹرنیٹ یہ ہے کہ آپ نمبر پلیٹس اگر آپ کو بنوانی ہے تو آپ اسی پیٹرن کی، اسی کلر کی، اسی سائز کی بنوائیں تاکہ ایٹ لیسٹ وہ آپ کے کیمروں میں جو نارمل بھی کیمرے جو شارع فیصل پر لگے ہوئے ہیں، آپ کے ایئرپورٹ کی جانب لگے ہوئے ہیں، آرٹس کونسل کی جانب ریڈ زون میں مختلف جگہوں پر جو پہلے فیز میں لگے ہوئے تو وہ ان میں وہ نمبر پلیٹس بھی آ جاتی ہیں. لیکن یہ جو رنگ برنگی کالی پیلی نیلی مختلف، کسی نے سرکاری لگائی ہوئی ہے، کسی نے مختلف طریقوں سے، کسی نے گول اس پہ وہ ایک بلہ لگا کر اس کو چھپایا ہوا ہے. تو اب ایسے لوگوں کو ہوشیار ہونا چاہیے. بالکل، تھینک یو سو مچ نذیر ہمیں ساری ڈیٹیل بتانے کے. اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں DIG ٹریفک پیر محمد شاہ صاحب. تھینک یو سو مچ شاہ صاحب فار جوائننگ اس. ذرا سے بتائیے گا فینسی اور غیر قانونی نمبر پلیٹس کے خلاف کریک ڈاؤن جو شروع کیا گیا ہے، اب ظاہر اس سے پہلے بھی یہ قانون تھا، کریک ڈاؤن بھی ہو رہے تھے، بٹ ابھی جو جس ہم کہتے ہیں نا فورس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا کیا آپ کو خامیاں نظر آ رہی تھیں؟ لیکن سب سے پہلا تو ایشو جو ہے نا وہ ہے کہ لوگوں نے نمبر پلیٹس ہی ہٹا لی ہیں. لائک اگر ہم ٹکٹنگ کرتے ہیں 100 گاڑیوں کو جو کہ وائلیشنز کر رہی ہیں، ان میں سے یوں سمجھ لیں کہ 70% کو تو ہم ٹکٹ ایشو ہی نہیں کر سکتے کیونکہ دیر آر نو نمبر پلیٹس آن دیز وہیکلس، اور باقی 30% کو ہم ٹکٹس کر سکتے ہیں. تو یہ دس از الارمنگ، جو کہ پہلے نہیں تھا. لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ چلو نمبر پلیٹ اتار دیں گے تو ٹکٹنگ ہی نہیں ہوگی، تو پھر ہم جتنی بھی وائلیشن کریں تو وی ول گو اسکاٹ فری. تو ایک تو یہ سب سے بڑا جو ایشو ہے ہمارا وہ یہ ہے. پھر جب یہ سسٹم چلا تو اس سے پتہ لگا کہ مختلف قسم کی گاڑیاں اپنی نمبر پلیٹ کی جگہ کوئی اور نمبر پلیٹ لگا رہی ہیں، تو ان کی تعداد بھی خاصی تھی. پھر ایسی بھی گاڑیاں ہیں چونکہ یہ ایک رواج تھا کہ ہم نے گاڑی لے لی اپنے نام نہیں کرائی، اب وہ اگر وائلیشن کرتی ہے نمبر پلیٹ ٹھیک ہے اس کی، تو اس کا جو اونر ہے اس نے 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال پہلے بیچ چکا ہے جو، تو ٹکٹ اس کو جا رہا ہے. تو وہ پھر کمپلین کرتا ہے تو ایسی گاڑیوں کا ٹکٹ معاف ہو جاتا ہے اور وہ گاڑی بلیک لسٹ ہو جاتی ہے
اور اس کے اونر کو چاہیے کہ وہ اپنے نام کروا لے. تو ایسی بھی کافی ساری گاڑیاں ہمارے سسٹم میں دکھی. پھر ایسے بھی ٹکٹ ایشو ہوئے بھی نہیں ہو پا رہے ہوں گے اگر لوگوں نے نمبر پلیٹس ہی اتار دی ہیں تو. جی ہاں, یہی تو میں نے شروع میں کہا, جو مین ہمارا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو جنگچی رکشے ہیں اور یہ ایم سی آر جو چھوٹے والے رکشے ہیں, اب تو منی بسز اور موٹر بائکرز, ادھر بہت زیادہ ٹرینڈ ہے یہ کہ انہوں نے آہستہ آہستہ, یہ شروع سے نہیں تھا لیکن ود دا پیسج آف ٹائم انہوں نے یہ نمبر پلیٹس اتارنا شروع کی ہیں, یا ایسا کپڑا پیچھے وہ لٹکا دیتے ہیں کہ وہ لہراتا رہتا ہے پیچھے نمبر پلیٹ کے اوپر, سو دیٹ دیر آر چانسز کہ ہاں وہ اکثر جوتا بھی ایک لٹکا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, لیکن یہ دیکھیں یہ تو ہمیں ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دینا پڑے گا. ادروائز پہ گراؤنڈ جب ایکشن ہوتا ہے تو اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ آپ اس وقت کہیں جا رہے ہوں گے, کوئی ایئرپورٹ جا رہا ہے, کوئی ہاسپٹل جا رہا ہے, کوئی آفس جا رہا ہے, اس کی گاڑی کو روک لیا جائے کیونکہ اس کے پاس نمبر پلیٹ ہی نہیں ہے. قانوناً تو یہ جرم ہے, لیکن ہم نہیں چاہتے کسی کو پینلائز کریں. ہم ان کو یقیناً ٹائم دیں گے کہ اپنی نمبر پلیٹ لگا لیں, اور اگر پھر بھی وہ نہیں آتے تو پھر تو کارروائی ہوگی 550 کی, کورٹ میں جائے گی وہ پراپرٹی, پھر وہاں سے ان کو چھڑوانی پڑے گی. تو دس ول بی اے لانگ پروسیجر. تو ان کو چاہیے کہ ابھی ہمارے پاس 5 دن ہیں, یہ ہم شروع کریں گے منڈے سے. تو دوز ہو ہیو نمبر پلیٹس اور دے ہیو ٹیکن آؤٹ, انہوں نے خود ہی اتار دی ہیں اس سسٹم کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے, کہ وہ سنڈے تک لگا لیں تاکہ منڈے سے جو یہ کریک ڈاؤن شروع ہوگا اس سے وہ بچ سکیں. پھر وہ جو گاڑیاں جنہوں نے نمبر پلیٹ ہی کسی اور کی لگائی ہوئی ہے یا اپنے نام گاڑی نہیں کروائی, ان کے خلاف بھی. ایک بات بتائیے گا کہ آپ, ظاہر سی بات ہے یہ سارا کریک ڈاؤن جو ہے وہ سندھ حکومت کے ساتھ مل کے ہوگا, پاسبلی کولیبریشن ہی ہوگی, تو سر کیوں نہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کو ان کوآرڈینیشن رکھا جائے, ان سنک رکھا جائے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی آن لائن تو شو ہوتی ہے کہ نمبر پلیٹ آ گئی ہے, جب وہ جاتے ہیں ایکسائز کے آفس, وہاں پر جا کے لمبی قطاروں کا لگنا پڑتا ہے, نہیں آئی, بہت ہیسل ہوتی ہے. تو کیوں نہ اس چیز کو سموتھ کیا جائے, ہر ڈسٹرکٹ میں ہم کچھ ایسے بوتھس دیکھیں جو آپ لوگوں کے اہلکار یا جو آپ لوگوں کے چیک پوائنٹس ہیں وہیں پہ ایکسائز کے بوتھس ہوں, وہاں سے جو ہے شہری ایشو کروا لے اور وہیں سے آ کے ریسیو بھی کر لے. ایگزیکٹلی, ایکسائز پولیس ہمارے ساتھ ہے, آن بورڈ ہے, اور انہوں نے اسپیشل بوتھس بنائے ہیں 18 جگہوں پر. اور بیسیکلی دیکھیں, یہ جو موٹر بائکس ہیں نا یا جو رکشے ہیں, یہ نئے نہیں ہیں, یہ بیسیکلی پرانے ہیں, لائک 5 years old, 6 years, 10 years, 15 years. یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کے پاس لائسنس پلیٹس نہیں ہیں. ہاں, جو نئی گاڑیاں ہیں ان کا یہ جینوئن ایشو ضرور ہے, اور ہم ان کو یہ بھی سہولت دے رہے ہیں کہ وینڈرز تو موجود ہیں تو ان سے اسی پیٹرن, کلر اور سائز کی لگوا لیں, تو وہ ہمیں تو کوئی اس سے اعتراض نہیں ہے. ہاں, یہ ضرور ہے کہ وہ ایکسائز میں اپلائی کیا ہوا ہو, مے بی کیو سسٹم ہے, ٹائم لگ رہا ہے, منتھ لگ رہا ہے, مے بی کپل آف منتھس, تو اس کو ہم اوور لک کر سکتے ہیں اگر وہ نمبر پلیٹ لگا رہے ہیں. اور آپ کو بتاؤں, سسٹم بھی چل رہا ہے نا شاہ صاحب, وہاں پہ اگر کوئی ایجنٹ ہو, انہی بوتھس پر کوئی ایجنٹ ہو, آپ کا کام, جی ظاہر ہے وہ پیسے تھوڑے لے گا, 15-20 دن میں آپ کا کام ہو جائے گا. لیکن جب آپ تھرو پراپر چینل جائیں, سرکار کے تھرو کام کروانا چاہیں تو اس میں مہینوں لگ جاتے ہیں, لوگ خوار ہو جاتے ہیں. ہاں, جس نے نئی گاڑی لی ہے وہ اس کو تو ایشو ہو جاتی ہیں, لیکن ظاہر ہے جنہوں نے چینج کرانا ہے نئے سرے سے, تو ان کے لیے بڑے مسائل ہیں. اس کو تو بنیادی پرائرٹی طور پر حل ہونا چاہیے. دیکھیں, پہلے ایکسائز کے نا صرف 2 آفیسز ہوا کرتے تھے, اس وجہ سے یہ سارا مسئلہ تھا. بہت زیادہ لوگ 2 جگہوں پر جاتے تھے تو وہاں پر کنجیشن ہوتی تھی. اب تو انہوں نے کافی بوتھس بڑھا دیے ہیں, لیکن یہ بالکل ایکسائز والوں کو اس بات کا احساس ہے, اینڈ دے آر ود اس آن ڈیورنگ دس کریک ڈاؤن. تو ان کے اسمارٹ سسٹمز ہیں. اس دفعہ آئی ہوپ کہ ان شاء اللہ تعالیٰ عوام کو تکلیف نہیں ہوگی. اور ہم تو پھر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر آپ کے پاس ایکسائز کی ایشو شدہ نمبر پلیٹ نہیں بھی ہے تو اسی سائز کی جب تک وہ ایشو ہو آپ لگوا لیں, تو آپ کو کوئی بھی نہیں روکے گا. ادروائز تو پھر بالکل ہی نمبر پلیٹ اتار کے چلانا, دس از ایلیگل. اسی سے تو کرائم بھی بڑھتا ہے, ٹیررزم انہی گاڑیوں سے ہوتا ہے. بالکل. اچھا شاہ صاحب, ایک اور بس لاسٹلی ٹو وائنڈ اپ دی کنورسیشن یہ بات بتا دیں کہ ابھی جو فینسی نمبر پلیٹس والا معاملہ ہے, یہ فینسی نمبر پلیٹس شہری گھر میں تو بنا نہیں رہے, یہ کہیں سے خرید کے لا رہے ہیں. تو جہاں پر یہ مینوفیکچر کی جا رہی ہیں فینسی نمبر پلیٹس, ان جگہوں پہ کریک ڈاؤن کرنے کی کوئی حکمت عملی ہے؟ جی ہاں, بالکل, ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا ہے. اب آپ شہر میں جائیں گے تو آپ کو فینسی نہیں ملے گی. جو مین مارکیٹس ہیں 3-4 جگہوں پہ, لانڈی میں اکبر مارکیٹ ہے, سینٹرل کی مارکیٹس ہیں, اب وہاں پر وہی منظور شدہ سرکار کی جو پیٹرن, کلر اور سائز ہے اسی ٹائپ کی مل رہی ہیں. رائٹ, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. آپ محمد شاہ ہمارے سے موجود تھے. تو فینسی نمبر پلیٹ کا مذاق اب نہیں چلے گا سندھ میں, اور ساتھ ہی ساتھ جو ایکسائز سے ایشوڈ نمبر پلیٹس نہیں ہیں ان کا مذاق نہیں چلے گا. نہیں, آپ یہ دیکھیں کب تک نہیں چلے گا یہ دیکھنا ہے. ہاں, اچھا
کراچی میں آپ یہ دیکھیں لوگوں نے ہر چیز کا کوئی نہ سولوشن نکالا ہوا ہے، لیکن بتا رہے آپ کو تھے بھائی پیچھے کپڑا لٹکا لیا. آپ کو ایک ذمہ دار شہری ہونے کا بھی فرض ادا کرنا چاہیے. ای چلان یعنی آپ خلاف ورزی کرتے رہے ٹریفک کی، آپ نے کیا کیا جی؟ آپ نے نمبر پلیٹس اتار دیے، تو یہ غلط ہے. اب دیکھیں اب پھر اس کے خلاف جب ایکشن ہوگا نا تو نئے نئے رولز بھی بنیں گے. ایسے نہیں آپ کو ٹریفک پولیس جانے دے گی. اچھا جناب آگے بڑھتے ہیں، اور جب ہم اس شہر کی بات کر رہے ہیں تو ذرا بات کر لیتے ہیں اس شہر کی سیاست کے حوالے سے. تو ایم کیو ایم پاکستان نے فوری 28ویں آئینی ترمیم لانے، اور ایک بار پھر سے جو وہ 26ویں میں بھی کہتے رہے، 27ویں میں بھی کہتے رہے، اب 28ویں کے لیے کہہ رہے ہیں جی. آرٹیکل 140A کے نفاذ کا انہوں نے مطالبہ کر دیا ہے. خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ جی چھٹیوں میں سارا اقتدار کراچی سے منتقل ہو جاتا ہے، اور حالت جنگ میں کیا ہوگا یہ سوال انہوں نے پوچھا ہے. کہاں سے شہر کو چلایا جائے گا؟ اب تک شہر امن میں ہے اس لیے کہ ہم شریف ہو گئے ہیں. تو یہ آئی تھنک ٹیگ لائن آج کے ہیڈ لائنز اخبارات کی ہوگی کہ جی ہم شریف ہو گئے تو امن قائم ہو. یہ کیا تھا؟ یہ کوئی تڑی تھی یا یہ کیا کوئی انفارمیشن، پیس آف انفارمیشن تھا؟ کیا سمجھے؟ شہر 400 ہیں اور وہ کہتے ہی ہیں کہ شہر تو 400 ہیں، وزرائے اعلیٰ جو ہیں وہ ایک ایک ہیں، اور یہ ہمارا مطالبہ نہیں، ملک کی مجبوری ہے. فاروق ستار نے بھی ساتھ پھر یہ کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ جاگیردارانہ جمہوریت کو ختم کیا جائے، مکمل طور پر با اختیار بلدیاتی نظام قائم کیا جائے. آپ کو سنواتے ہیں. پاکستان کا آئین پاکستان کے عوام کی سہولت کے لیے، اس کے حق کے لیے، اس کی جان اور مال تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے. صرف 140A اس بات کا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ 28ویں ترمیم فوری طور پہ لائی جائے، اور واحد ترمیم یہ بھی کرنی پڑے اس کے ذریعے فوری طور پر آپ یہ کیجئے تمام پاکستان کے قومیتوں کو، پاکستان میں تمام زبانیں بولنے والوں ان سے ایم کیو ایم درخواست کرتی ہے یہ متحد ہونے کا. یہ شہر اگر پرامن نہیں ہوگا اور پرامن سے زیادہ اگر مطمئن نہیں ہوگا تو پھر شہر نشانے کا چھٹیوں میں عید پہ اس شہر میں نہیں ہوگی. سارا اقتدار جو اس شہر کو دیکھ رہا ہوتا ہے یہاں سے منتقل ہو جاتا ہے. چلیں تو اس پہ بات کر لیتے ہیں. پیپلز پارٹی کی رہنما ممبر نیشنل اسمبلی شرمیلہ فاروقی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. شرمیلہ صاحبہ 18th امینڈمنٹ کی ہم بات کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنا سب سے بڑا جو کریڈٹ لیتی ہے وہ 18th امینڈمنٹ کا لیتی ہے، اور اس میں ہی اس کو انٹروڈیوس کیا گیا تھا. ہم 148 شک کی جب بات کر رہے ہوتے ہیں، اور ظاہر اس میں ڈیولوشن آف پاور ہے کہ نچلی سطح تک اختیارات کو منتقل کیا جائے، چاہے وہ فائنینشیل اتھارٹی دینی ہو، دیگر اختیارات دینے ہو. پیپلز پارٹی کو ایشو کیا ہے 148 سے؟ جی بہت شکریہ صدف. الحمدللہ یہ کریڈٹ بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے کہ ایک ڈکٹیٹر نے جو تمام اختیارات جو ہیں ضبط کر لیے تھے اور پارلیمان سے لے لیے تھے، وہ صدر زرداری صاحب کی سربراہی میں اور ان کی ڈائریکشن پہ پارلیمان نے اس پہ بڑی ڈیلیبریشنز کر کے وہ تمام شکیں بحال کری جو آئین سے لے لی گئی تھیں، اور پارلیمان کو بااختیار بنایا. 18ویں ترمیم میں صوبوں کو بااختیار بنایا، ان کو پروونشل اٹانومی دی، جو کہ ایک پارلیمنٹری نظام کا ایک بہت اہم ستون ہے. جہاں تک بات آتی ہے آرٹیکل 140A کی، تو صدف اگر اس کی تاریخ میں جائیں تو ہم نے یہ تاریخ ضرور دیکھی ہے کہ مختلف ادوار کے اندر آرٹیکل 140A کے اندر جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے اس کو مختلف شکلوں کے اندر بحال کیا گیا. جہاں تک موجودہ 2013 کا جو ایکٹ سندھ کے اندر جو نافذ ہے، جس کے تحت آج آپ کے پاس ایک میئر بھی ہے، ٹاؤن کمیٹیز ہیں، یو سی چیئرمین ہیں، اور ایک بڑے بااختیار قسم کے عوامی نمائندے ہیں جو گراؤنڈ لیول پر لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. یہ کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے. اس کے برعکس اگر آپ پنجاب میں دیکھیں، گو کہ وہاں پر ایک قانون موجود ہے لیکن وہاں پر الیکشنز نہیں ہوئے. 2015 کے بعد وہاں الیکشنز ہی نہیں ہوئے. 2019 میں جب سسٹم کو وائنڈ اپ کیا گیا، جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی، تو اس کے بعد تو پھر ترمیم آتی گئی لیکن الیکشنز نہیں ہوئے. اور آج جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں، ڈیلیور کرنا ہوتا ہے. پنجاب کی آپ مثال دے رہی ہیں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. وہاں تو ہمیں نہیں معلوم کہ میئر کون ہے، لیکن یہ بتا دیں کہ وہاں کا انفراسٹرکچر، وہاں کی ترقی، وہاں کے ڈیولپمنٹ اٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ فرام کراچی. لوگ کمپیریزن کرتے ہیں اور اب تو لوگ کہتے ہیں کوئی مقابلہ ہی نہیں رہا جتنا آگے لاہور چلا گیا ہے. تو سسٹم نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے. ایک نظام ہے لیکن وہ ڈیلیور نہیں کرتا. اچھی بات کی آپ نے، بڑی اچھی بات کی کہ آپ کو نہیں پتا کہ وہاں میئر کون ہے، کیونکہ وہاں میئر ہے، کیونکہ وہاں پر لوکل گورنمنٹ کے تحت، ایکٹ کے تحت الیکشنز ہوئے نہیں ہیں، بلدیاتی انتخابات ہوئے نہیں ہیں اور نہ ہونے ہیں. مختلف ادوار میں مختلف وجوہات کی بنا پر اور بہانے بازی، پھر بھی لاہور ترقی کر رہا ہے. کروانا مشکل کام نہیں ہے.
نہیں دیکھیں میں اس ڈیبیٹ میں نہیں پڑھ رہی کہ کون کتنا ترقی کر رہا ہے یا کون کتنا ترقی نہیں کر رہا. یہ مقابلے بازی نہیں ہے. سسٹم آپ نے نے مجھ ڈیلیور سے کرنا بات ہے. کی, میں بات کر لوں صدف میں بات کر لوں, جی, یا جی, سوال جی. بھی آپ کریں گی, جواب بھی آپ دے دیں گی, تو میرا یہاں بیٹھنے میں کا تھوڑا کوئی اپنا فائدہ نہیں سوال ہے نا. کلیئر کرنا چاہ رہی تھی. میں آپ کا سوال بہت بخوبی سمجھ رہی ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں, اور میں اسی کا جواب دینے کی کوشش کر رہی ہوں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آرٹیکل 140A کے تحت آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو کیا ایشو ہے. پیپلز پارٹی کو کوئی ایشو نہیں ہے. 2013 کا جو ایکٹ تھا اس میں مختلف ترامیم ہوئی. یہی ایم کیو ایم جو آج بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہی ہے, یہی عدالت گئی تھی, اسٹے آرڈر لے کر آئی تھی. چند سال یہ اسٹے آرڈر چلا, اس کے بعد عدالت کی ڈائریکشنز پہ کچھ ترامیم کہی گئی. وہ ترامیم سندھ اسمبلی نے کی. اس کے بعد لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہوئے. آج آپ کے پاس میئر بھی موجود ہے, ٹاؤن کمیٹیز بھی ہیں, یو سی چیئرمین بھی ہیں. جہاں تک بات رہی کہ بااختیار یا نا بااختیار, یہ ایم کیو ایم کا پوائنٹ آف ویو ہے. 18ویں ترمیم کے بعد آرٹیکل 140 کیا کہتا ہے کہ صوبے اپنی مرضی کے مطابق, اپنی گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق ایک لوکل سسٹم بنا سکتے ہیں. جو اس وقت لوکل گورنمنٹ سسٹم سندھ کے اندر ہے وہ پی کے اندر نہیں ہے, بلوچستان میں مختلف ہے. جو پنجاب کا ایکٹ ہے وہ بھی بڑا مختلف ہے. کراچی کے اندر اگر آپ بالخصوص کراچی کی بات کرتی ہوں, میں صرف کراچی کی بات نہیں کروں گی کیونکہ میں پورے سندھ کی بات کروں گی. کراچی از ناٹ دی اینڈ آل اینڈ بی آل نا. اس کے بعد حیدرآباد بھی آتا ہے, ٹھٹا بھی ہے, لاڑکانہ ڈویژن بھی ہے. تمام جگہوں کے اوپر لوکل گورنمنٹ سسٹم کے تحت الیکشنز ہوئے ہیں. اب یہ ان کی بدقسمتی ہے کہ یہ الیکشنز ہار گئے ہیں, اور ان کے پاس اگر یہ جیت جاتے اور یہ بیٹھے ہوتے تو شاید ان کے لیے سسٹم بڑا اچھا ہوتا. لیکن چونکہ یہ بہت بری طریقے سے ہار گئے, ان کی کہیں بھی نمائندگی نہیں ہے, اس لیے ان کو برا لگتا ہے. میرے بھائی ہیں, ہم ایک ہی شہر میں رہنے والے لوگ ہیں, اور ہم اس بات کے خواہشگاہ ہیں کہ بہتر سے بہتر حالات ہوں, بہتر سے بہتر عوام کو سہولیات میسر ہوں. اس میں دیر از آلویز روم فار امپرووائزیشن. اچھا, آپ نے کوئی کہا بھی کہ قانون حد پہ آخر نہیں ہوتا ہے, امپروومنٹ ہو لیکن سکتی ہے. یہ کہنا مجھے بڑی مزیدار لگی ان کی بات کہ ہم شریف ہو گئے. الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ شاید واقعی کچھ شریف ہو گئے, کیونکہ اب ان کے پاس کچھ کہنے کے لیے نہیں ہے نا. اب ویسے بھی ان کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے کہ ان کا گورنر ہٹا دیا گیا ہے, اور راتوں رات ہٹا دیا گیا. تو میرے خیال ہے اب ان کے پاس اور کچھ سیاست کرنے کے لیے ہے نہیں. اسٹیٹمنٹ سے مطلب کیا لیا جب وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ شہر میں امن ہے کیونکہ ہم شریف ہو گئے؟ واٹ ڈز اٹ مین اینڈ واٹ ڈز ہی امپلائی؟ اگر میں اس کو لٹرل سینس میں لوں کہ ہم شہر میں امن ہے اور ہم شریف ہو گئے, تو میں تو یہ کہوں گی کہ ایک زمانہ تھا کہ جب یہ اقتدار میں تھے اور ان کے ہاتھ پہ شہر کی بھاگ دوڑ تھی تو بوری بند لاشیں ملتی تھی. ہم تو ایک بھیانک سا ایک وقت تھا کہ ایک اشارے کے اوپر کراچی بند ہو جاتا تھا, اربوں روپے کا نقصان ہوتا تھا ڈیلی ویجر کو, دکانداروں کو, تاجر برادری کو. ایک اشارے پہ, آپ اسی شہر کی رہنے والی ہیں صدف, میں بھی یہیں پلی بڑی ہوں, یہیں رہتی ہوں, مجھے معلوم ہے. ہم ایک ٹی وی پہ جب ٹکٹس چلتے تھے تو ہم شام میں دیکھتے تھے 16 17 18 16 17 سے کم بوری بند لاشیں اس سے کم نہیں ہوتی تھی. یہ وہ بھیانک وقت تھا. میں اس وقت اسکول کالج جاتی تھی, ایک انڈیفینٹ ٹائم کے لیے اسکول کالجز بند ہو جاتے تھے, ایگزامز ہمارے ملتوی ہو جاتے تھے. جو بیچارے بچے بچیاں ڈاکٹری پڑھ رہے تھے وہ 4 سال کے بجائے 7 سال میں جا کے. تو جب اب یہ بیان آئے تو اس سے کیا نتیجہ خاص کیا جائے کہ ایم کیو ایم کیا کہنا چاہ رہی ہے اس موجودہ کرنٹ سینیریو میں؟ یہ تو وہی بتا سکتے ہیں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں, ان کی خواہشات کے اوپر یا ان کی منطق کے اوپر تو نہ صوبے کے اندر تبدیلیاں آئیں گی, نہ کسی قانون میں تبدیلی آئیں گی. طریقہ کار کیا ہے؟ جو سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے 2013 کا, اس میں ترمیم بالکل آئی ہیں, 2021 میں بھی آئی ہیں, 2016 میں بھی آئی ہیں. تو اگر یہ کوئی ترمیم چاہتے ہیں یا سمجھتے ہیں تو پھر ان کے ممبران تو سندھ اسمبلی میں بیٹھے ہیں نا, تو وہ ترمیم لے کر آئیں سندھ اسمبلی میں. کس نے منع کیا ہے؟ طریقہ کار تو یہ, ہم نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہیں, ہمیں کسی قانون کے اندر کوئی پرابلم ہوتی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں بہتری کی جا سکتی ہے, کوئی غلطی ہے, تو ہم ترمیم لے کر آتے ہیں وہاں پر. یہ طریقہ کار یہ ہے نا, پریس کانفرنس کر کے صرف اپنی پریزنس کو دکھانا, کیونکہ انفارچونیٹلی وہ پریزنس بھی ڈیمینش ہوتی چلی جا رہی ہے نا. ایک وقت ہے ان کی بڑی سیٹیں ہوتی تھیں, ان کا میئر ہوتا تھا, ناظم ہوتا تھا ان کا, اب وہ ختم ہو گیا, پھر گورنر کے اوپر چلتے رہے, اب گورنر بھی چلا گیا ہے, تو یہ شرنک ہوتے جا رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ کس پہ سیاست کریں, بات تو کرنی ہے نا, تو کہیں نہ کہیں تو بات کرنی ہے, کسی نہ کسی ایشو پہ تو بات کرنی ہے. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ شریف ہو گئے, کیونکہ اب سیاست کرنے کے لیے اور پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے کچھ رہا نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شرمیلا فاروقی صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اینڈ دس لوکل پالیٹکس از
you know it's very hard for me to wrap my mind around it. لیکن کیا ایک blame game کا سلسلہ ہے اور سب ٹھیک ہے. اب چلیں جی اب یہ سلسلہ تو ایسے ہی چل رہا ہے, ہم بریک لے لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. اور آپ کو پتہ ہے کہ باخبر سویرا میں ہم تقریباً ہر روز ہی کوئی انٹرنیشنل ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں. آج ہم ورلڈ واٹر ڈے منا رہے ہیں. صاف پانی ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے, بنیادی حق بھی ہے. خاص طور پر چھوٹے بچوں کو اگر صاف پانی نہ ملے تو وہ ڈائریا, ٹائیفائڈ, ہیپاٹائٹس, آنتوں کے انفیکشن اور معدے اور آنتوں کی سوزش جیسی جو خطرناک اور مہلک بیماریاں ہیں ان کا شکار ہو جاتے ہیں. اب پاکستان میں صرف 25% بچوں کو صاف پانی ملتا ہے, جبکہ 57% سے زائد بچوں کو, جن میں زیادہ تر اگر ہم کہیں کہ دیہی علاقوں سے ان کا تعلق ہے یا لیس پریویلیجڈ ایریا سے ان کا تعلق ہے تو غلط نہ ہوگا, آلودہ پانی اور ناقص صفائی کے باعث شدید خطرے میں ہیں یہ آبادیاں. پاکستان میں سالانہ تقریباً 98,000 افراد آلودہ پانی اور ناقص صفائی سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے مر جاتے ہیں. Imagine. اور ان میں سے جی 5 سال سے کم عمر 54,000 بچے بھی شامل ہیں. تو یہ سٹیٹس ہیں اور ہم اس میں کیسے بہتری لا سکتے ہیں اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ماہر امراض اطفال, گیسٹرو-انٹرولوجسٹ, سابق صدر پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن, سینئر پروفیسر ڈاکٹر اقبال میمن صاحب, تھینک یو سو مچ. اور ساتھ ہی معروف ماہر اطفال اور پیڈیاٹرک اینڈوکرائنولوجسٹ پروفیسر ڈاکٹر محسنہ نور ابراہیم صاحبہ, تھینک یو سو مچ. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب پہلے آپ سے آغاز کرتی ہوں. آلودہ پانی ہم دیکھتے ہیں ظاہر ہے انسان کی صحت پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے, خاص طور پر بچے جو ہیں کیونکہ بہت ولنریبل ہوتے ہیں, ان کی امیونٹی بہت کم ہوتی ہے, ان پہ کس طرح اثر انداز ہوتا ہے؟ ہاں, بہت ہی ساری بیماریاں ہیں جو آپ سمجھیں گے اگر صاف پانی مل جائے نا تو آدھے سے زیادہ بیماری ختم ہو جاتی ہے. آپ پانی کی وجہ سے آپ کی غذائیت کے اوپر اثر ہوتا ہے, آپ کو انفیکشنز ہوتی ہیں, آپ نے ذکر کیا, آپ کو ٹائیفائڈ جیسی بیماریاں پانی سے ہوتی ہیں, آپ کو پولیو جیسی بیماری بھی ٹائیفائڈ سے ہوتی ہے, اور کئی ایک وائرل اور بیکٹیریل انفیکشنز, پیچش, خونی پیچش ہوئی, جیسے جو نام لو وہاں پہ آ جاتا ہے. اس کے بعد آپ کے اوپر جو عمل آتا ہے, اور پانی کم, کوئی بھی چیز ہو, آپ روزہ رکھ لیں, آپ پانی نہ ملے اور آپ دھوپ میں کام کر رہے ہیں, پسینہ ہو رہا ہے, بچہ کھیل رہے ہیں, تو ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے. اور ڈی ہائیڈریشن جو ہے آپ کے گردوں کو ختم کر سکتی ہے, آپ کا بلڈ پریشر گر جائے گا, آپ کے جو سرکولیشن ہے وہ جگہ جگہ کے کم ہونے کی وجہ سے آپ کے پاس بہت سارے اثرات ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ شوق میں بھی جا سکتے ہیں اور آپ کے پاس اور پیچیدگیاں بھی آ جاتی ہیں. تو پانی لائف ہے, زندگی ہے. اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کئی, میں ایکچولی آئی بلانگ ٹو تھر ریگستان سندھ کا, اور ہم جس زمان تھوڑا سا پرانا ہوں تو میں آپ کو بتا دوں, ہمارے پاس صبح کو سویرے لیڈیز نکل کے جاتی تھی. جی یہ خصوصاً لیڈیز کا تو رہتا ہے کہ جی آپ جائیں اور فلاں کنویں سے میٹھا پانی ملتا ہے, اور باقی جو کنویں وہاں سے کڑوا کھارا پانی ملتا ہے, اور کھارا پانی جو عام زندگی میں چلے گا, پینے کے لیے آپ کو میٹھا پانی چاہیے, کیونکہ ایک گھڑا 2 گھڑے لے کے آ جاتے تھے اور وہ دن پورا چلتا تھا. تو اتنی دقتیں ہیں ہمارے بہت سارے علاقوں میں, جو اب دیہی علاقے لیس پریویلیجڈ ایریاز ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, ہمارے ملک میں عموماً کون سے ایسے امراض ہیں جو پانی سے پھیلتے ہیں؟ سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ اس. دیکھیں, واٹر جو سیف واٹر یا صاف پانی جو ہے وہ کسی بھی قوم کے بچوں کا, قوم کے لوگوں کا بیسک ایک رائٹ ہوتا ہے, ہیومن رائٹ ہوتا ہے, کیونکہ تمام چیزیں اسی سے شروع ہوتی ہیں. ہیلتھ پرسپیکٹیو سے لے لیں اور بھی جس پرسپیکٹیو سے لے لیں, ہیلتھ اسی سے شروع ہوتا ہے. تو نیو بورن سے لے کر ایڈلٹ ایج تک جتنے بھی انفیکشنز ہیں, جتنے بھی پرابلمز ہیں, وہ واٹر ریلیٹڈ, جو واٹر بورن ڈیزیزز ہوتی ہیں ان سے ہوتے ہیں. جیسے نیو بورن اگر ایک پیدا ہوتا ہے تو اس کو بیسک ہائیجین کے لیے, ایک بیسک صفائی کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے, ہینڈ واشنگ کے لیے, مدر کی ہینڈ واشنگ کے لیے, بیبی کی صفائی کے لیے اس وقت ضرورت ہوتی ہے. پھر لیٹر آن, اور اگر اس وقت صفائی نہ خیال نہ رکھا جائے تو اسکن انفیکشن, کارڈ کا انفیکشن ہو سکتا ہے. اس کے بعد جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے وہ خود کھانے لگتا ہے تو ہینڈ ہائیجین کے لیے, صاف
माँ के हाथ, बच्चे के हाथ धोने के लिए पानी की ज़रूरत है, फिर पीने के लिए साफ़ पानी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तमाम बीमारियाँ जिसमें जॉन्डिस है, हेपेटाइटिस जिसको हम कहते हैं, टाइफाइड का सर ने जिक्र किया जो कि पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, और डायरिया इज़ ऑलवेज़ ये है कि अगर आपने साफ़ पानी नहीं पिया तो बच्चे को बार बार डायरिया होगा, उसका वज़न कम होगा, उसकी न्यूट्रिशन, उसका जो हाइट कम होगी। स्टंटिंग है पाकिस्तान में बहुत कॉमन, वो भी इसी से रिलेटेड है। तो एक वो विशियस साइकिल है जो कि कभी स्टॉप ही नहीं होता। बेसिक हाइजीन से लेकर तमाम जो हाइजीनिक मेजर्स हैं उनके लिए पानी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात जो इस दफ़ा वाटर डे का एक मोटो भी है कि वाटर एंड जेंडर, तो वुमेन के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बच्चों की सेहत के लिए भी इंपॉर्टेंट है और उनकी अपनी पर्सनल हाइजीन के लिए भी, इन ऑल एस्पेक्ट्स। तो इस साल का थीम जो बेसिकली है वो ताकि एक जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट, जैसे सर ने जिक्र किया, पानी ज़्यादातर औरतें भर रही होती हैं घरों में, औरतें लेकर आ रही होती हैं अपने बच्चों के लिए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि और हमारी जो पर्सनल हाइजीनिक चीज़ें होती हैं फीमेल्स की, प्रेगनेंसी, हाँ बिल्कुल अवेयर होने की। डॉक्टर इकबाल साहब, हमारे यहाँ आजकल प्लास्टिक का जितना इस्तेमाल बढ़ गया है, अब ज़ाहिर हर कोई जो है प्लास्टिक की बॉटल्स में पानी आ रहा है, PBA फ्री भी नहीं है। पहले तो हमें ज़रा ये बताइएगा इसके नुकसानात क्या हैं, व्हाट इज़ PBA फ्री? बड़ा केमिकल और टेक्निकल सवाल पूछा, बड़ी मेहरबानी। अब मुझे मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना मालूम है कि ये वो छोटे से ज़रात हैं केमिकल जो पानी में घुल जाते हैं अगर उस पर खुसूसन धूप पड़े। अगर क्वालिटी फीड बोतल की अच्छी नहीं है, इसके अंदर भी क्वालिटीज़ आती हैं और वो अच्छी नहीं है तो उसके ज़्यादा ये ज़रात पैदा होते हैं और ये ज़्यादा उसमें मिक्स हो जाते हैं, महलूल हो जाते हैं, और वो आप इस्तेमाल करते हैं तो वो एक एक्ट्स लाइक अ पॉइजन, जहर की तरह काम करता है और लॉन्ग टर्म में केमिकल पॉइजनिंग हो जाती है। तो ये जो प्लास्टिक की बोतलें हैं हकीकत में अच्छी क्वालिटी की बननी, उसके ऊपर नंबर होता है, मेरे ख्याल से P3 या P4 का नंबर होता है, उसके वो कहता है कि ये बेहतर क्वालिटी है। अदरवाइज़ उसके जो ज़रात हैं ज़्यादा आते हैं और उसको धूप में डायरेक्ट कभी कहीं नहीं रखना चाहिए। गाड़ी में अमूमन रख के भूल जाते हैं या खुले में होता है जिसमें धूप पड़ती है, मतलब उसमें P3 P4 होना चाहिए। P3 P4 नहीं होना चाहिए, आई थिंक, आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट, क्योंकि मेरा ये फील्ड नहीं है। मैं वो उसके नीचे नंबर लिखे होते हैं, बॉटल्स के ऊपर नीचे नंबर होते हैं, उस नंबर की क्वालिटी जो है वो आपके बॉटल में होनी चाहिए। अगर उससे कहीं कमतर है तो उनके अंदर ये ज़रात केमिकल्स ज़्यादा हो जाते हैं, वो पॉइजन के तौर पर होते हैं। और कभी भी उसको आप लें, एक तो बॉटल वाटर जो है ना हमारे पास सो कॉल्ड मिनरल वाटर समझा जाता है जी। अब मिनरल वाटर हमारे जहन में आता है कि जो ये तो झरने का पानी है, इसके अंदर मादनियात होंगी, ये तो सेहत के लिए बहुत है, मगर ये हकीकत में पानी है जो टेस्ट में मीठा है निस्बतन, और वो फिल्टर होके आता है। 15-10 नमूने के फिल्टर हैं, वो बैक्टीरिया को तो निकाल लेंगे मगर वो वायरस को नहीं निकालते। अच्छा, हाँ, वो वायरस को नहीं निकालते। यही हमारा मिसकंसेप्ट है कि हमने जो फिल्टर्ड पानी पिया, आप फिल्टर घर में लगाते हैं, आप फिल्टर मुख्तलिफ सिस्टम से वगैरह नाम आते हैं जो आप लगाते हैं, वो सब फिल्टर करते हैं। उनकी क्वालिटी फिल्टर्स की कितनी भी अच्छी हो, वायरस को नहीं निकालते, तो वायरस आते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे जो हमारे बैरून मुल्क से हमारे अपने शहरी वापस आते हैं ना, यहाँ पे आकर बीमार हो जाते हैं जी। क्यों? कि यहाँ का जो पानी फिल्टर्ड लेते हैं, उनके अंदर वायरसेस वो हैं जो वहाँ पे नहीं थे और बच्चों को मसाइल पैदा करते हैं, बड़ों को पैदा, इसको ट्रेवलर्स डायरिया कहते हैं। ज़्यादातर वो वायरल है, मगर कभी कभी बैक्टीरियल भी हो जाता है। और फिल्टर्स को अगर आप अच्छी तरह मैनेज ना करें तो ये फिल्टर्ड वाटर की क्वालिटी भी उस हिसाब से अच्छी नहीं रहती। राइट। और फिर ऊपर से बोतल आ गई जो प्लास्टिक वाली, और उसकी क्वालिटी कैसी हो गई। राइट। और वो अगर धूप में रहा तो वो भी गया। यही बात मैं आपसे जानना चाहूँगा टू फर्दर कंटिन्यू द कॉन्वर्सेशन। ये वायरसेस कैसे फैलते हैं पानी के थ्रू, और उसके बाद जिस तरह बेहजा हो गया, टाइफाइड हो गया, ये पानी के थ्रू कैसे फैलते हैं? एक्चुअली देखें, कॉलरा और टाइफाइड तो बैक्टीरियल बेसिकली बीमारियाँ। जो वायरल हमारा वाटर सिस्टम है, यानी कि जैसे हम पानी पाइप से आता है, जो पाइप्स हैं एक्चुअली वो हमारे सीवेज वाटर से कंटेमिनेशन उनकी हो जाती है। तो जो एक्चुअली पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो ड्रिंकिंग वाटर है वो टैप से तो आता है नहीं, तो वो यूजुअली कंटेमिनेटेड होता है सीवेज वाटर से। और सीवेज जाहिर है वॉशरूम जाते हैं या ओपन डेफिकेशन है तो वो कहीं पर भी वाटर कंटेमिनेशन हो जाती है। उससे फिर ये जो बैक्टीरिया और वायरसेस हैं वो पानी में शामिल हो जाते हैं। फिर वो कोई भी शख्स अगर अनबॉइल्ड पानी पिएगा
یا अनफिल्टर्ड भी पानी पिएगा तो, या फिल्टर्ड में भी कभी कभी बाज़ औक़ात तो वो उस बच्चे को या उस बड़े को ट्रांसफ़र हो जाते हैं, वायरसेस भी, बैक्टीरिया भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो एक्चुअली ये कॉलरा जो आपने जिक्र किया और टाइफाइड, फॉर्चुनेटली कॉलरा तो कुछ कम हो चुका है लेकिन उसके भी एपिडेमिक्स हो जाते हैं पाकिस्तान में, मगर टाइफाइड इज़ स्टिल वेरी मच देयर इन पाकिस्तान और वो उसकी कंटामिनेशन वाटर से हो जाती है। यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँगी 2016 में एक बड़ी एपिडेमिक हुई थी पाकिस्तान में जो कि XDR टाइफाइड की एपिडेमिक थी जो कि हैदराबाद से शुरू हुई थी और वहाँ पर इसी तरह सेविज का पानी पीने के पानी से मिल गया था और उसका जो फिल्टर था वो ख़राब था या जो भी उसमें इश्यूज थे, तो उसकी वजह से वो पूरी दुनिया में XDR टाइफाइड पाकिस्तान से फैल गया। तो अब हम उस पर ज़ाहिर है मैं पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन को भी रिप्रेजेंट करती हूँ, उस पर काम भी हो रहा है, उसके लिए बहुत मेजर्स भी हुए हैं, गवर्नमेंट ने भी किए हैं, हेल्थ अथॉरिटीज़ ने भी किए हैं, बट स्टिल इट इज़ देयर इन पाकिस्तान। सो ये तीनों बीमारियाँ टाइफाइड, कॉलरा, हेपेटाइटिस ये बहुत कॉमन है जो कि पानी से फैलती है। डॉक्टर इकबाल साहब, लास्टली आप आज वर्ल्ड वाटर डे है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर टाइम है तो मैं कुछ थोड़ी सी इस बात के ऊपर वजाहत करता। पर कराची में लाइन में जो पानी आता था वो हम पीते थे, थोड़ी पुरानी बात हो गई। वाटर की लाइन और सैनिटेशन लाइन अमूमन कहीं भी बिछी में साथ साथ में बची। ये पीने के पानी वाली लाइन के अंदर पॉजिटिव प्रेशर होगा तो यहाँ से पड़ोसी नहीं आएंगे जो हमें नहीं चाहिए, तो वो पॉजिटिव प्रेशर रहता नहीं है। जहाँ पे जिन एरियाज़ में भी लाइन में पानी आ रहा है वो अगर प्रॉपरली ट्रीटेड भी होगा जहाँ से दाबे जी के पास से, तो भी यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर ख़त्म हो जाता है दरमियान में। तो जनाब सीपेज की लाइन है वहाँ पे का मेंटेनेंस कम है, पानी वहाँ पे निकलता है और गटर का पानी आता है वो उसके ऊपर सीप कर जाता है। तो ये आपका जो लाइन का पानी है ना उसके अंदर भी मसाइल रहते हैं, तो आपको फिल्ट्रेशन कम अज़ कम और बेहतर है कि आप उसको बॉयल करें, और बॉयल बहुत नहीं करना होता, थोड़ा सा बढ़ता। अब आपकी तरफ आ जाता हूँ कि भाई वाटर इज़ लाइफ लाइन, ज़िंदगी का एक बहुत ही एसेंशियल आइटम। आपकी बॉडी 87% पानी है, तो पानी के बगैर जीना भी मुश्किल, मगर पानी के साथ रहना भी होशियारी के साथ है। तो पानी को बहुत ही एहतियात से इस्तेमाल करें क्योंकि चारों तरफ दुनिया में पानी की कमी हो रही है। और मैं ख़ास तौर पे लोगों को कहूँगा कि भाई इस्तेमाल में जितनी किफ़ायत शुमारी कर सके उतना अच्छा है। आप नहाएं तो कम पानी से नहाएं, आप सफाई ज़रूर करें मगर कम पानी से नहाएं, ज़ाया ना करें। मैं खुसूसन कहूँगा हम मुसलमान मुल्क हैं, 5 मरतबा वज़ू करते हैं। हम क्या करते हैं, नलका खोला और फिर जनाब वज़ू कर रहे हैं, खलाल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर, पानी बड़ा ज़ाया करते हैं। तो उसके अंदर भी खर्चा जो पानी का है, केयरफुली पानी का इस्तेमाल करें। हाँ, इसराफ नहीं होना चाहिए, इसको इसराफ कहते हैं और हमारा दीन कहता है इसराफ ना। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच आप लोगों का, अपने प्रोग्राम के लिए इतना वक्त निकाला और हमें इतनी डिटेल चीज़ों से एनलाइटन किया। तो जनाब, पानी इज़ लाइफ लाइन, पानी को बहुत केयरफुली इस्तेमाल करें। हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, और यहाँ पर आपको एक अपडेट दे देते हैं। अब ये खबर क्या रही कि जो हम आपको हर थोड़े दिनों बाद इस तरह की खबर दे देते हैं। इस्लामाबाद की निजी यूनिवर्सिटी कैंपस में तेंदुए की एंट्री। अब शहरी आबादियों, रेजिडेंशियल एरियाज़ के अलावा अब यूनिवर्सिटी से भी तेंदुए आना शुरू हो गए हैं। CCTV फुटेज में देखा गया कि तेंदुआ यूनिवर्सिटी में घूमता रहा, जिसके बाद तलबा और इंतजामिया खौफजदा हो गए। जामिया इंतजामिया ने वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड को आगाह कर दिया, जिसके बाद एहलकारों ने शिकार पकड़ने के लिए ट्रैपर लगा दिए और इसकी नकलो हरकत H10 से H2 तक ट्रैक की जा रही है। अच्छा जी, चलें तो इस पर बात कर लेते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड उमर बिलाल हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच उमर। सबसे पहले तो बताइएगा, ये अभी इसको ट्रेस कर लिया गया है, पकड़ लिया गया है, या अभी भी इसकी तलाश जारी है? जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग IWMB। बेसिकली ये जो लेपर्ड स्पॉट हुआ है, कॉमन लेपर्ड, ये हमारे नेशनल पार्क मार्गला हिल्स नेशनल पार्क का एपेक्स एक वाइल्ड एनिमल है जो ऑलमोस्ट पॉपुलेशन कंट्रोल करता है दीगर जितने भी वाइल्ड लाइफ मार्गला हिल्स नेशनल पार्क में मौजूद है। तो जब यहाँ पे यूनिवर्सिटी में नस्ट यूनिवर्सिटी में जब ये स्पॉट हुआ तो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे साथ कांटेक्ट किया और हमने वहाँ पर, हमारी टीम वहाँ पर गई और उन्होंने वहाँ पर जाकर
उस एरिया को विज़िट किया जहाँ पर वो स्पॉट हुआ था, और उसके अलावा जो मुमकिना उसका जो रूट हो सकता है फ्रॉम नेशनल पार्क टू ये H12 जिसकी बात कर रहे हैं, तो वहाँ का जो उसका मुमकिना रूट या एवेन्यू हो सकता है जिससे वो एज ए पैसेज यूज़ कर रहा है, उसको भी उन्होंने विज़िट किया और वहाँ पर ट्रैपर भी इंस्टॉल किए, और साथ में इसके साथ साथ जो कैमरा ट्रैप है वो भी इंस्टॉल कर दिया। तो बेसिकली हमारी कोशिश यही है कि हम उसको वहाँ से ट्रैप करके ट्रैपर में डालकर उसको वापस अच्छा, ये हर दफ़ा जब भी तेंदुआ नीचे आ जाता है शहरी आबादियों में, तब उसको फिर तब सोचा जाता है कि अब इसको वापस कैसे लेके जाया जाए, इसको पकड़ा कैसे जाए। ये जब जंगल से निकलते हैं तभी कोई ऐसी कोई बाउंड्री या कुछ ऐसे इंतजामात नहीं की जा सकते कि उतरे ही ना नीचे आबादियों में? साइम देखें, बेसिकली जो इसका रूट है, मैंने इसलिए पहले भी यही अर्ज़ किया, जो इसका रूट है वो रूट बेसिकली नेशनल पार्क से मुल्क का एक जंगल है बहुत बड़ा, वो कंटिन्यू करता है इन जामियात की तरफ जहाँ पर ये जामियात बनी हुई, जिनमें इस्लामिक यूनिवर्सिटी में भी है, क्योंकि पिछले दिनों इस्लामिक यूनिवर्सिटी में भी कई मुतअद्दिद बार स्पॉट हुआ था, और ये वहीं, और ये उस मुल्क का उसके साथ सारे का सारा जंगल है, और ये वहाँ से अपना पैसेज लेता है। बेसिकली हम लोग वहाँ पर ना वाइल्ड बोर की बहुत ज़्यादा तादाद है, और कुछ डंपिंग साइट भी हैं जो इसको अट्रैक्ट करती हैं बहुत ज़्यादा। बेसिकली चूँकि मैंने आपको बताया एपेक्स है, इसने कंट्रोल करनी होती है आबादी, और बेसिकली लेपर्ड के पास ऑलरेडी अ लॉट ऑफ बुफे इन मार्गला हिल्स नेशनल पार्क, वाइल्ड बोर है वहाँ पर, क्लीच फिजेंट्स हैं वहाँ पर, बार्किंग डियर्स हैं वहाँ पर, नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स हैं जो इसके लिए बुफे के लिए काफ़ी है। लेकिन इसके साथ साथ हमें इसका बिहेवियर भी थोड़ा देखना है कि ये जो इसकी टेरिटरी होती है वो 21 किलोमीटर तक फैली हुई होती है, और ये बेसिकली वहाँ पर ज़्यादा जाता है जो सॉफ्ट इसका टारगेट होता है, और वाइल्ड बोर चूँकि वो डंपिंग साइट पे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो वहाँ पर ये फिर इसकी मूवमेंट वहाँ पर देखने में आती है। एनीहो, इसके साथ साथ हम लोगों ने बेसिकली यूनिवर्सिटी की जो इंतज़ामिया है उनके साथ हमारी रेगुलर मीटिंग्स हो रही होती हैं, और हम उनमें बच्चियों के लिए SOPs का इजरा भी कर रहे होते हैं, और इसके साथ साथ हमारी जो टीम है वो अराउंड द क्लॉक वहाँ पर साइट पर मौजूद होती है। वो अपने हमारे जो कैमरा ट्रैप्स हैं उसके ज़रिए मॉनिटर कर रहे होते हैं उसकी नक्लो हरकत को, मूवमेंट को, और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जब से हम लोगों ने लेपर्ड प्रिजर्व जोन ट्रेल नंबर 6 को डिक्लेयर किया है बैक इन 2019, उस वक्त से लेकर आज तक अभी तक कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ ह्यूमन लेपर्ड का कोई भी। और जो इसका भी राइट ना उसका जो बिहेवियर देखा गया है, उस बिहेवियर में भी ऐसा बिहेवियर बिल्कुल नहीं है कि ये इंसान की तरफ जैसे थैंक यू सो मच उमर, बहुत शुक्रिया आपका। लेट्स होप जी इसको सेफली जी इसकी जगह तक पहुंचा दिया जाए। हम यहाँ पे जाएंगे, अब क्लोजिंग करेंगे। अब बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।